CH61 राका फिर से। जब रवि और कियारा दोनों खाना खा रहे थे तब नितिन ने आकर रवि को धमकी देनी शुरू कर दी। नितिन ने रवि का कॉलर भी पकड़ लिया और नितिन ने रवि का कॉलर भी पकड़ लिया। इस बात से रवि को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने नितिन का हाथ पकड़कर उसे तोड़ दिया। तब नितिन ने अपने दोस्तों से रवि पर हमला करने को कह दिया। तभी अचानक पीछे से किसी ने उनको आवाज लगाकर रोक दिया। क्या हो रहा है वहां पर, और नितिन सर को क्या हुआ? किसकी इतनी हिम्मत हुई, किसने नितिन सर का हाथ तोड़ दिया? जब उस आदमी ने नितिन को वहां पर नीचे गिरे हुए देखा तो उस आदमी ने कहा। रवि को वो आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, पर रवि को कुछ याद नहीं आ रहा था। वो आदमी खड़ा हुआ और बिना देखे ही रवि का कॉलर पकड़ लिया। पर जब उस आदमी ने रवि का चेहरा ठीक से देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके हाथ कांपने लगे, उसका पूरा शरीर पसीने से गीला हो गया। वो इतना डर गया कि उसने अपने कांपते हुए हाथों से रवि का कॉलर छोड़ दिया और रवि को धीरे से सॉरी बोल दिया और थोड़ा पीछे जाकर खड़ा हो गया। जब रवि ने उस आदमी को देखा तो उसे वो तुरंत पहचान गया। वो राका था, वही राका जिसकी रवि की रेलवे स्टेशन पर लड़ाई हुई थी। और तब अंसारी ने राका को रवि से दूर रहने के लिए कहा था। हालांकि उसको रवि के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर उसे इतना जरूर पता था कि वो बहुत बड़ा आदमी है। इसलिए तो उस दिन स्टेशन पर अंसारी ने रवि के लिए फोन किया था। दरअसल राका नितिन की फैमिली के लिए काम करता था। हालांकि नितिन का परिवार जयपुर का था, पर राका उनकी फैमिली के लिए दिल्ली में काम करता था और वो और नितिन दोनों यहाँ पर साथ में ही आए थे। राकेश अंसल, क्या हुआ, आपको दिख नहीं रहा क्या? इसने मेरा हाथ तोड़ा है और आप इसको कुछ नहीं कर रहे। अपने आदमियों को बोलकर इसको अच्छे से सबक सिखा दो, नितिन ने जमीन पर कहराते हुए कहा। पर इस बात का राका ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो बस अपनी गर्दन नीचे झुकाकर खड़ा था। नितिन को राका ऐसे चुप रहना अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा कि आखिर राका को हो क्या गया है। अभी के अभी सब लोग यहाँ से निकलो, वरना जिस प्रकार नितिन का हाथ टूटा है तुम सबका भी यही हाल होगा, रवि ने कहा। रवि की बात सुन राका और ज्यादा डर गया। वो अब दोनों तरफ से फंस गया था। अगर यहाँ से उसने रवि की बात नहीं मानी तो अंसारी उसकी हालत खराब कर सकता था, और अगर उसने रवि की बात मानी तो नितिन उसका जीना हराम कर देगा। पर उसने सोचा कि इस वक्त रवि की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस वक्त नितिन यहाँ से बाहर निकलना जरूरी था। इसके बाद राका में अपने आदमियों को बोलकर नितिन और उसके दोस्तों को बाहर ले जाने को कहा। अंकल, आप ये क्या कर रहे हैं? इस लड़के को मारने की बजाय मुझे यहाँ से ले जा रहे हैं, नितिन ने कहा। पर राका ने उसकी एक बात नहीं सुनी। वो इस वक्त कुछ भी करके इस मैटर से बाहर निकलना चाहता था। उसके लिए इस वक्त नितिन से ज्यादा रवि जरूरी था। जब नितिन और उसके दोस्त वहां से चले गए तो राका आगे बढ़ा और रवि से कुछ बोलने वाला ही था कि रवि ने उसे अपने हाथ के इशारे से रोक लिया। रवि को अब सब समझ आ गया था। उसे पता चल गया कि राका नितिन के परिवार के लिए काम करता है और अभी वो रवि से माफी मांगना चाहता था, पर रवि ने उसे रोक दिया। वो नहीं चाहता था कि सबके सामने राका उससे माफी मांगे और सब लोगों को उसके बारे में पता चले। राका भी ये बात समझ गया। उसने रवि को कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से निकल गया। जब पूरा मैटर सॉल्व हो गया तब कियारा की जान में जान आई, पर वो रवि की पहुंच देखकर हैरान थी। दोनों से अपना लंच खत्म किया और कियारा ने बिल पे कर दिया। फिर दोनों वहां से बाहर आ गया। अब रवि ने सोचा कि उसे अपने रेस्टोरेंट जाना चाहिए जहां पर उसने जॉब के लिए अप्लाई किया था। उसने सोचा कि अभी यहाँ पर है तो उसे जाकर अपनी जॉब को कंफर्म कर लेना चाहिए। इसलिए रवि ने कियारा को बाद में आने का बोलकर वहां से भेज दिया। कियारा अपनी गाड़ी लेकर वहां से चली गई। जब रवि उस रेस्टोरेंट की ओर जा रहा था तभी रवि के पास गरिमा का फोन आया। उसने रवि को करण से मीटिंग के बारे में बताया। तब रवि को याद आया कि उसे करण से मिलना भी था। रवि ने सोचा कि वो रेस्टोरेंट कल भी आ सकता था, इसलिए पहले उसे करण से मिल लेना चाहिए। इसके बाद रवि कियारा के दिए एड्रेस पर पहुंच गया। जब रवि उस एड्रेस पर पहुंचा तो देखा वो वही कॉफी शॉप थी जहां पर रवि और करण के बीच इश्यू हुआ था। रवि समझ नहीं आया कि मिलने के लिए ये एड्रेस ही क्यों, पर उसने ज्यादा नहीं सोचा और सीधा उस कॉफी शॉप के अंदर आ गया। उसने देखा कि वहां पर करण पहले से ही बैठा हुआ था। वहां पर करण के कुछ आदमी भी थे। जब रवि ने उन आदमियों को वहां देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। वो तो बस करण से दोस्ती करने के लिए आया था, पर करण का उससे दोस्ती करने का कोई प्लान नहीं था। इसके बाद करण के सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अब आगे क्या होगा? क्या होगा रवि करण की मुलाकात का? क्या रवि और करण दोस्त बन जाएगा या कुछ और ही प्लान नहीं था करण का? जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट FM नॉवल पर। टू बी कंटिन्यूड। CH62 अटैक। रवि करण से मिलने के लिए उसी कॉफी शॉप में आ गया जहां वो दोनों पहली बार मिले थे। जब रवि ने देखा कि करण अपने साथ अपने आदमियों को भी लेकर आया था तो उसे अच्छा नहीं लगा। वो तो बस करण से दोस्ती करना चाहता था, पर करण का शायद कोई इरादा नहीं था। रवि जाकर करण के सामने वाली सीट पर बैठ गया। सीट पर बैठने के बाद रवि ने अपना हाथ करण से मिलाने के लिए आगे किया, पर करण ने रवि को इग्नोर कर दिया। अब रवि को समझ नहीं आ रहा था कि वो करण से दोस्ती कैसे करे। करण तो उसकी बात मानने तक को तैयार नहीं था। रवि ने सोचा कि अगर एक गरिमा वाली गलतफहमी दूर हो जाए तो शायद करण उसकी बात सुन ले। बोलो, क्या काम था जो तुझे मुझसे मिलना था? उस दिन तो तुझ में बहुत ज्यादा ही अकड़ थी और आज मुझसे बात करना चाहता है।
शायद तू डर गया है कि कहीं मैं तुझे मार ना दूं। नहीं, तू गलत सोच रहा है, मैं तुझे नहीं मारूंगा। तू बस मुझसे माफी मांग ले, तुझे यहाँ से मैं जाने दूंगा। रवि कुछ बोलता इससे पहले ही करण ने कहा। रवि को उसकी ये बात सुन बहुत गुस्सा आया। करण तो उसकी बात तक सुनने को तैयार नहीं था, तो रवि उससे कैसे दोस्ती कर सकता था। देखो करण, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि मेरे और गरिमा के बीच कुछ चल रहा है। मैं बस गरिमा के ऑफिस में काम करने वाला एम्प्लॉय हूँ। मैंने ही उस दिन गरिमा मैडम को कॉफी के लिए यहाँ लेकर आया था, रवि ने कहा। कुछ भी ही, पर इसमें गलती तो तुम्हारी ही है, इसलिए अब तुझे मेरे घुटनों में गिरकर मुझसे माफी मांगनी होगी, करण ने कहा। करण की बात सुन रवि हैरान रह गया। रवि भला करण के पैरों में गिरकर क्यों माफी मांगे। रवि तो बस करण और गरिमा के बीच की गलतफहमी दूर करना चाहता था और अपने और करण के बीच दोस्ती करना चाहता था। वैसे भी रवि को करण के दोस्ती की कोई जरूरत नहीं थी। रवि ने जब कुछ कहने के लिए करण की तरफ अपना मुंह किया तो देखा कि रेस्टोरेंट के गेट के पास जो टेबल थी उस पर बैठे आदमी ने के उनकी तरफ अपनी गन तान रखी थी। हालांकि उसने अपनी गन अपने कपड़ों में छुपा कर रखी थी, पर रवि ने उस गन को देख लिया। रवि ने देखा कि उसने अपनी गन उनकी तरफ ही पॉइंट कर रखी थी। जब रवि ने देखा कि वो आदमी उन पर गोली चलाने ही वाला था कि वो उठा और करण के ऊपर गिरकर उसे अपनी जगह से दूर कर दिया। इतने में एक जोर के आवाज के साथ ही उस आदमी ने गन फायर कर दी। गोली रवि और करण की टेबल की तरफ ही चलाई गई थी, पर रवि ने करण को उस गोली से बचा लिया। अचानक हुए इस गोलीबारी से करण को कुछ समझ नहीं आया। रवि का उसको बचाना, उस आदमी का उस पर गोली चलाना, सब इतनी जल्दी में हुआ कि करण को कुछ समझ नहीं आया। अरे देख क्या रहे हो, पकड़ो उस आदमी को जिसने हम पर गोली चलाई, रवि ने करण के आदमियों से कहा। जब करण के आदमियों ने देखा कि उनके बॉस पर हमला हुआ था तो वो भी अलर्ट हो गए। वो अब उस आदमी को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़े। इधर जब रवि ने देखा कि वो आदमी जिनसे उन पर गोली चलाई थी वो भाग गया था, तो रवि ने करण को खड़ा करके उसे वापस उसकी टेबल पर बैठाया। पर रवि को अभी तक समझ नहीं आया कि ये हमला किसने और क्यों किया था। रवि को लगा कि शायद ये हमला करण पर किया गया होगा, क्योंकि उसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता था, और कोई रवि पर हमला क्यों करेगा। क्या तुम उस आदमी को जानते हो और उसने तुम पर हमला क्यों किया था, रवि ने करण से पूछा। नहीं, मैं नहीं जानता उसको कि वो कौन था और मुझ पर क्यों हमला किया, करण ने कहा। करण को भी लग रहा था कि ये हमला उसकी पर हुआ था। रवि जैसे सिंपल आदमी को भला कोई क्यों मारेगा, हो ना हो उसके है किसी दुश्मन ने ये सब किया। जब करण ने देखा कि रवि ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचा ली थी तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगी। उसने रवि को तो सबक सिखाने का मन बना लिया था, पर रवि ने उसकी ही जान बचा ली थी। थैंक यू रवि, और हाँ सॉरी भी, तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, आज तू मेरे सच दोस्त, करण ने इतना कहा और आपका हाथ रवि से मिलाने के लिए आगे कर दिया। रवि को करण का ये बदला हुआ रूप देख बहुत हैरानी हुई। जो करण अब तक उससे बदला लेने के लिए इतना मरे जा रहा था, वो अचानक रवि से दोस्ती करना चाहता था। पर रवि ने सोचा कि चलो जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो काम रवि ने करने का सोचा था वो हो ही गया। रवि ने भी करण से हाथ मिला लिया। वैसे वो था कौन, तुम्हें किसी पर शक है, रवि ने पूछा। नहीं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, मैं इसका पता लगाता हूँ, करण ने कहा। इतने में करण के आदमी भी वहां आ गए। बॉस वो भाग गया है, एक आदमी ने कहा। कोई बात, सका पता लगा लूंगा, इस मामले के तह तक जाना होगा, करण ने कहा। जरा संभल कर घर जाना, कहीं कोई फिर से हमला ना कर दे, और हाँ तुम्हारा नंबर भी देते जाना, रवि ने कहा। थैंक यू मेरी इतनी चिंता के लिए, मेरे सभी बॉडीगार्ड मेरे साथ ही है, करण ने कहा और रवि को अपना कार्ड देकर वहां से बाहर निकल आया। लेकिन रवि अभी भी सोच रहा था कि ये हमला आखिर किसने किया था। अब आगे क्या होगा, किसने किया था करण पर हमला, क्या रवि कर पाएगा करण की मदद। जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट FM नॉवल पर। टू बी कंटिन्यूड। CH-63 गन अटैक। जब रवि और करण कॉफी शॉप में थे तब करण पर किसी ने हमला किया, पर रवि ने उसको बचा लिया। इस बात से खुश होकर करण ने रवि से दोस्ती कर ली। इसके बाद करण ने उस आदमी को जल्दी से पकड़ने का वादा किया और वहां से निकल गया। रवि भी अब अपनी हॉस्टल जाने की सोच रहा था। रवि ने जब अपनी घड़ी में देखा तो पाया कि रात के 10 बज चुके थे। इस वक्त ऑटो मिलना भी मुश्किल था। रवि ने सोचा कि क्यों ना पैदल ही चला जाए। हॉस्टल और रेस्टोरेंट के बीच ज्यादा दूरी नहीं थी, इसलिए रवि पैदल ही अपनी हॉस्टल की तरफ चल दिया। चलते चलते रवि अपनी हॉस्टल के काफी करीब आ गया था। उसे हॉस्टल की लाइट साफ दिख रही थी। इस पतझड़ के मौसम में सड़क किनारे जब रवि का पैर टूटे हुए पत्तों पर पड़ रहा था तो क्री की आवाज के साथ रवि आगे बढ़ रहा था। तभी पत्तों को आवाज को चीरते हुए रवि ने एक और आवाज सुनी। आवाज इतनी तेज थी मानो कि कोई तेज रफ्तार की कोई गाड़ी रवि की ओर तेजी से बढ़ रही थी। रवि को यह सब बहुत अजीब लगा। इतनी रात को इतनी सुनसान जगह पर भला कौन आया होगा। धीरे धीरे वो आवाज और तेज होने लगी। रवि ने सोचा कि कोई रात को ड्राइव करने के लिए निकला होगा, इसलिए रवि ने उस आवाज पर ध्यान न देकर बस आगे बढ़ रहा था। अब वो कार रवि के और पास आती हुई दिखाई दे रही थी। उसकी आवाज अब और भी तेज हो गई थी। रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि सड़क पर एक ब्लैक कलर थार गाड़ी रवि को और बढ़ रही थी। रवि को अभी तक वो गाड़ी साफ नहीं दिख रही थी। जैसे कि वो गाड़ी रवि के पास आ रही थी, वैसे वैसे रवि उसको साफ देख पा रहा था।
तभी रवि को नजर उस गाड़ी में बैठे एक आर्मी पर पड़ी। उसने देखा कि उस आदमी के हाथ में एक स्नाइपर थी और उसका निशाना रवि पर था। रवि को सब कुछ समझने में देर नहीं लगी। रवि समझ गया कि ये रवि को मारने की प्लानिंग है। उस कैफे में हमला रवि पर हुआ था, ना कि करण पर। ये ख्याल आते ही रवि ने आप देखा न था, वहां से भागने लगा। जब उस गाड़ी में सवार आदमियों ने देखा कि रवि को उन पर शक हो गया था तो उन्होंने भी अपनी गाड़ी तेज रफ्तार से भागना शुरू कर दिया। रवि ने देखा कि वो गाड़ी के रवि के लगभग पास आ गई थी। रवि ने देखा कि वो गन वाला आदमी उस पर गोली चलाने वाला था। शूट! जोर से एक गोली की आवाज आई। पूरे वातावरण में बाद गोली की आवाज ही आ रही थी। पर जब तक वो गोली रवि को लगती, रवि एक पेड़ के पीछे छिप गया। गोली रवि के एकदम पास से निकली थी। जब रवि ने देखा कि वो एकदम सही सलामत था तब उसकी जान में आई। पर रवि ने उस गाड़ी की ओर देखा तो पाया कि वो गाड़ी अब रुक गई थी और सभी गुंडे रवि की तरफ आ रहे थे। हालांकि अगर उन गुंडों के पास गन नहीं होती तो रवि अकेला ही उन सब के लिए काफी था। पर उन सब गुंडों के पास हथियार थे। रवि को इस वक्त उनसे लड़ना ठीक नहीं लगा। उसे अब उनसे बचकर वहां से भाग निकालना था। जब रवि ने देखा कि वो सभी लोग रवि के काफी नजदीक आ गए थे तो रवि ने बिना कुछ सोचे ही छलांग लगाई और दूसरे पेड़ के पीछे आ गया। रवि पर अब पीछे से गोलियां चल रही थी। रवि बस एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पीछे जा रहा था। अब रवि ने कम से कम 20 पेड़ों के पीछे छुपकर उन गुंडों से आगे आ गया था। रवि ने जब पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो गुंडे अब नहीं दिख रहे थे। रवि को ये मौका अच्छा लगा। अब वो यहाँ से ओपन में ही भागने वाला था। रवि में आप देखा न ताब पेड़ के पीछे से निकलकर खुले में भागने लगा। जब उन गुंडों ने पत्तों के चरमारने की आवाज सुनी तो वो भी समझ गए कि रवि अब खुले में भाग रहा था। उन गुंडों ने भी अब खुले में अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। वो बिना देखे बस गोलियां चला रहे थे। इतने में एक गोली रवि के कंधे में आ लगी। रवि के झटके से नीचे गिर गया। रवि को गोली उसके कंधे पर लगी थी। जहां गोली लगी थी वहां से खून बहना शुरू हो गया। रवि ने किसी भी तरह अपने आप को संभाला और अपने घाव पर अपना हाथ रख उठ गया और फिर से भागने लगा। जब उन गुंडों ने देखा कि रवि को गोली लगने के बाद भी भाग रहा था तो वो भी रवि का पीछा करने लगे। उन्हें पता था कि रवि को गोली लगी थी, वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएगा। रवि अब भागते भागते एक दीवार के पास आ गया। रवि ने देखा कि वो दीवार बहुत ऊंची थी, पर रवि ने सोचा कि अगर वो इस तरह खुले में भागता रहा तो वो लोग उसे जल्दी ही पकड़ लेंगे। इसलिए रवि ने सोचा कि इस दीवार को फांद कर उस पर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं थी। रवि को नहीं पता था कि ये कौन सी जगह थी। रवि ने अपने घाव से अपना हाथ हटाया और धीरे धीरे दीवार पर चलने लगा। ये करते हुए रवि को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, पर रवि आखिरकार उस दीवार पर चढ़ गया और दूसरी तरफ आ गया। इधर रवि का पीछा करते करते वो गुंडे भी उस दीवार पर आ गए थे। उन्होंने देखा कि दीवार पर काफी खून लगा हुआ था। वो लोग समझ गए कि वो इस दीवार के अंदर ही कूदा है। इस बात से वो सभी गुंडे हंसने लगे। अब उनका काम और भी आसान हो गया था। अब वो रवि को इस दीवार से बाहर नहीं आने दे सकते थे। उन गुंडों के लीडर ने अपना फोन निकला और अपने कुछ और लोगों को भेजने का ऑर्डर दे दिया। अब रवि पूरी तरह फंस गया था। सभी गुंडों ने उस पूरी दीवार को घेर लिया और लीडर इस दीवार के मेन गेट की तरफ बढ़ने लगा। उसे पूरा विश्वास था रवि उसको इस चारदीवारी के अंदर मिलेगा। अब आगे क्या होगा? कौन थे वो लोग जो रवि को मारना चाहते थे? क्या रवि अब उन सब से बच पाएगा, या वो अंदर बुरी तरह फंस गया था? और आखिर रवि कहां पर आया था? जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट FM नॉवल पर। टू बी कंटिन्यूड। CH-64 तलाशी। रवि पर हमला हो गया था। रवि को एक गोली भी लग गई, लेकिन रवि वहां से एक दीवार क्रॉस करके उन गुंडों से भाग निकला। पर उन गुंडों ने पूरी दीवार को चारों तरफ से घेर लिया। अब रवि अंदर ही था। वो गुंडे अब रवि को खोजने के लिए उस दीवार के अंदर आ गए। इधर जब रवि दीवार के उस पार आया तो देखा कि वहां पर एक 3 मंजिला बिल्डिंग थी। वो काफी लंबी थी। ऐसा लग रहा था मानो वहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं। रवि को भी अब पता गया कि वो गुंडे उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर जरूर आएंगे। उससे पहले रवि को कहीं पर छिपना था। रवि इधर उधर देखने लगा। फिर रवि की नजर वहां की एक खिड़की पर पड़ी जो खुली हुई थी। हालांकि वो दूसरे फ्लोर पर थी, पर रवि ने सोचा कि उसके पास और कोई चारा नहीं है। उसे किसी भी हालत में उन गुंडों से बचकर रहना होगा। इसके बाद रवि उस बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर की खिड़की की तरफ बढ़ने लगा। हालांकि रवि की हालत बहुत खराब थी। अब तक उस गोली की वजह से रवि का काफी खून बह चुका था। रवि की हालत अब और बिगड़ रही थी, पर रवि ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार उस खिड़की के पास पहुंच गया। रवि ने उस खिड़की से अंदर देखा तो पाया कि इस रूम के अंदर कोई नहीं था। रवि उस खिड़की से अंदर आ गया, पर रूम के अंदर आते ही रवि को चक्कर आया और वो वही उस रूम में बेहोश होकर गिर गया। इधर वो गुंडों का लीडर और उसके कुछ गुंडे उस बिल्डिंग में आ गए। वो बिल्डिंग गर्ल्स हॉस्टल थी। उन गुंडों ने हॉस्टल के बाहर पूरा एरिया छान मारा, पर रवि उन्हें कहीं नहीं दिखा। उनको लगा कि रवि शायद हॉस्टल के अंदर चला गया होगा। उन गुंडों का लीडर हॉस्टल के अंदर आ गया। जब हॉस्टल की लड़कियों ने हथियारों से लैस आदमियों को हॉस्टल में देखा तो वो बहुत डर गई। वो सब इधर उधर भागने लगी। इतने में हॉस्टल की वार्डन उस गुंडे के लीडर के पास आ गई। कौन है आप, और ये हथियार लेकर अंदर क्यों आए हो? हॉस्टल की वार्डन ने कहा। मैडम, हॉस्टल में एक चोर घुस गया है और हम पुलिस वाले हैं उसको ढूंढ रहे हैं, लीडर ने कहा। क्या कहा? चोर हो ही नहीं सकता।
इस हॉस्टल में मेन गेट के अलावा और कोई दरवाजा नहीं है, कोई भी अंदर नहीं आ सकता। और उस गर्ल्स हॉस्टल में कोई बॉय कैसे आ सकता है, वार्डन ने कहा। हाँ वो तो हमें पता है, पर हमें पूरे हॉस्टल के रूम्स की तलाशी लेनी पड़ेगी, उस लीडर ने कहा। उस गुंडे ने सोचा कि अगर रवि को चोर बताकर और खुद को पुलिस बताकर अगर वो सारे रूम्स की तलाशी लेंगे तो किसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो रवि को किसी भी हालत में मारना चाहता था। क्या कहा तलाशी? आप गर्ल्स रूम की तलाशी नहीं ले सकती, वार्डन ने कहा। पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं, उस लीडर ने कहा और अपने आदमियों को पूरे हॉस्टल की तलाशी लेने को कहा। आप ऐसा नहीं कर सकते, वार्डन ने कहा। पर उन लोगों ने वार्डन की एक ना सुनी। इस बात से वार्डन को गुस्सा आ गया। वो बिना वारंट के किसी को भी इस तलाशी लेने नहीं दे सकती थी। इसके बाद वार्डन ब्रॉडकास्ट रूम में गई और माइक पर घोषणा करनी शुरू कर दी। सभी लड़कियों ध्यान दे, हमारी हॉस्टल में कुछ अनजान लोग घुस गए हैं। सभी लड़कियों से निवेदन है कि सभी लड़कियां अपने अपने रूम में चली जाए और दरवाजा अंदर से बंद कर दें, वार्डन ने माइक पर कहा। ये घोषणा होते ही हॉस्टल में भगदड़ मच गई। सभी लड़कियां अपने अपने रूम में घुस गई और दरवाजा बंद कर दिया। जब उन गुंडों के लीडर ने ये सुना तो उसे गुस्सा आ गया, पर उसने अपने गुस्से को काबू में रखा। उसे पता था कि इस वक्त उसको शांति से कम लेना होगा, नहीं तो रवि हाथ से निकल जाएगा। मैडम आपको क्या प्रॉब्लम है? आप पुलिस के काम में टांग नहीं अड़ा सकती। इसके लिए आपको सजा हो सकती है, उस लीडर ने कहा। मुझे कुछ नहीं सुनना, बना वारंट के आप हॉस्टल की तलाशी नहीं ले सकते, वार्डन ने कहा। यह सुन उस लीडर को गुस्सा आ गया, पर उसने अपने आप शांत किया और फिर अपने आदमी को कहा, जल्दी से कोर्ट जाओ और वारंट लेकर आओ। जिस आदमी को उस लीडर ने कहा वो भी उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। वो तो नकली पुलिस थी, तो वो वारंट कैसे ला सकते थे। इसके बाद वो लीडर आगे बढ़ा और उस आदमी के कान में कुछ कहा। अपने लीडर की बात सुन वो आदमी वहां से चला गया। ये हॉस्टल दिल्ली यूनिवर्सिटी की गर्ल्स हॉस्टल थी। जब वार्डन की घोषणा हुई तो सभी लड़कियां अपने अपने रूम में आ गई। जब अक्षिता, जो उसी हॉस्टल में रहती थी, अपने रूम में आने के बाद अक्षिता ने देखा कि उसका कमरे की खिड़की पर रखे गमले नीचे गिरे हुए थे। खिड़की के पास वाली टेबल पर रखा सारा सामान नीचे गिरा हुआ था। अक्षिता को बहुत अजीब लगने लगा। उसके रूम की खिड़की खुली हुई थी। अक्षिता को अब सब समझ आ गया कि तो इस खिड़की से उसके रूम में आया था। अक्षिता अब धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ते लगी। चलते चलते जब वो खिड़की के एकदम पास आए तो उसके होश उड़ गए। वहां पर कोई खून से लथपथ लड़का गिरा हुआ था। उसकी पीठ पर एक गोली लगी हुई थी। उस खिड़की के पास खून फैला हुआ था। अक्षिता ये देखकर बहुत डर गई। वो जोर से चिल्लाना चाहती थी पर उसने अपने मुंह पर अपना हाथ रख दिया। अक्षिता अब धीरे धीरे उसके करीब जाने लगी। उसने उस लड़के के हाथ की कलाई पर अपनी उंगलियां रखी। वो लड़का जिंदा था। अब जाकर अक्षिता की जान में जान आई। अब पहले अक्षिता को उसका इलाज करने की जरूरत थी। उसे उसका खून बहने से रोकना होगा। वो लड़का पेट के बल गिरा हुआ था, इसलिए अक्षिता ने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा था। उसने जैसे चेहरा देखने के उस लड़के को घुमाया तो उसका चेहरा देख अक्षिता शॉक रह गई। वो रवि ही था। अब आगे क्या होगा? कैसे बचेगा रवि उन गुंडों से? क्या अक्षिता करेगी रवि की मदद? जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट FM नॉवल पर। CH65 रवि और चोर। जब अक्षिता अपने रूम में आई तो उसने देखा कि उसके रूम में खिड़की से कोई अंदर आ गया था। जब अक्षिता ने पास जाकर देखा तो पाया कि उसको गोली लगी थी। जब अक्षिता ने उसका चेहरा देखना चाहा तो पाया कि वो रवि ही था। अक्षिता ये देखकर डर गई। रवि पर किसने गोली चलाई और वो हॉस्टल में कैसे आ गया? लेकिन अक्षिता के पास ये सब सोचने का वक्त नहीं था। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम था रवि का इलाज। इसके बाद अक्षिता ने अपना फर्स्ट एड किट निकाला और रवि का घाव साफ करने लगी। अक्षिता ने देखा कि रवि के घाव के अंदर गोली लगी थी। अक्षिता एक मेडिकल स्टूडेंट थी, इसलिए उसे गोली निकालने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। इसके बाद अक्षिता ने रवि का शर्ट उतार दिया और उसको पेट के बल लेटा दिया। इसके बाद अक्षिता ने रवि के घाव पर एक दवा लगाई और उस पर पट्टी कर दी। रवि को गोली उसके कंधे पर लगी थी, इसलिए अक्षिता को पट्टी करने में बहुत प्रॉब्लम हुई। जब अक्षिता ने रवि का इलाज कर दिया तो अचानक अक्षिता के दिमाग में एक ख्याल आया जिससे अक्षिता डर गई। थोड़ी देर पहले कुछ लोग जो हॉस्टल में आए थे जो किसी चोर को ढूंढ रहे थे। कहीं वो रवि को तो नहीं खोज रहे थे? हो सकता, पर रवि ऐसा कभी नहीं कर सकता। रवि कभी चोरी नहीं कर सकता। भले ही वो गरीब था पर वो दिल का बहुत अच्छा है। अक्षिता ने अपने मन ही मन सोचा। वो इस वक्त उलझन में थी। उसे रवि को बचाना चाहिए या उसे उन पुलिस वालों के हवाले कर देना चाहिए। इधर हॉस्टल वार्डन के रूम में वो गुंडों का लीडर आ जाता है। उसके हाथ में एक कागज था। उसने वो कागज वार्डन के सामने दे मारा। जब वार्डन ने उस कागज की देखा तो पाया कि वो सर्च वारंट था। अब वार्डन के पास कोई चारा नहीं था सिवाय उनकी बात मानने के अलावा। ठीक है, आप हॉस्टल की तलाशी ले सकते हो, पर एक बात ध्यान रखना कि गर्ल्स रूम में किसी भी पर्सनल चीज को हाथ नहीं लगाओगे, वार्डन ने कहा। उस लीडर ने भी अपना सर हाँ में हिलाया और अपने आदमियों के साथ सभी रूम्स की तलाशी लेने लगा। उस हॉस्टल में कम से कम 500 कमरे थे। इतने कमरों को तलाश करने में बहुत टाइम लग सकता था, इसलिए कहीं रवि भाग न जाए, उस लीडर ने पूरी हॉस्टल के चारों ओर अपने आदमियों को लगा दिया। उसके लिए रवि को किसी भी हाल में खत्म करना था। उधर अक्षिता अभी अपने रूम में असमंजस थी कि रवि का साथ देना चाहिए या नहीं, या फिर रवि को उन लोगों को के हवाले कर दे। इतने में अक्षिता ने देखा कि रवि को होश आ रहा था।
अक्षता भागकर रवि के पास गई और उसे सहारा देकर अपने बेड पर लेटा दिया। रवि को अब होश आ गया था। रवि ने देखा कि उसके सामने अक्षता खड़ी हुई थी। अक्षता को देखकर रवि बहुत हैरान हो गया। आखिर वो अक्षता के पास कैसे आया? रवि सोच रहा था। तुम यहाँ कैसे? रवि ने पूछा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारे पास नहीं, तुम मेरे रूम में आए हो, अक्षता ने चिढ़ते हुए कहा। रवि अक्षता की बात सुन हैरान रह गया। फिर रवि को रात वाले हमले की याद आ गई। और कैसे वो यहाँ पर आ गया? ओ हाँ, मैं ही आया था, सॉरी, आपको मेरी वजह से तकलीफ हुई। मैं अभी निकलता हूँ, रवि ने कहा और बेड से खड़ा हो गया। अरे कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है, ऐसी हालत में तुम बाहर नहीं जा सकते, अक्षता ने रवि को चिंता भरी नजरों से देखकर कहा। नहीं, अभी मैं ठीक हूँ, रवि ने इतना कहा और उस खिड़की की ओर बढ़ने लगा। और जैसे ही उसने खिड़की के बाहर देखा, रवि के होश उड़ गए। बाहर वही रात वाले गुंडे खड़े थे। रवि ये देखकर डर गया और वापस आकर बेड पर बैठ गया। क्या हुआ, नहीं जा रहे हो? सच सच बताओ कि तुम कौन हो और क्या काम करते हो? अक्षता ने रवि से पूछा। क्या मतलब? मैं रवि हूँ और मैं तुम्हारी क्लास में ही तो पढ़ता हूँ, रवि ने अजीब से मुंह बनाते हुए कहा। हाँ वो तो मुझे पता है, कर तुम साइड में क्या काम करते हो? अक्षता ने पूछा। मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हूँ? रवि ने पूछा। मतलब ये कि तुम्हारे पीछे पुलिस क्यों लगी हुई है, वो तुम्हें चोर बता रही है और अभी पूरे हॉस्टल की एक रहे हैं और ये जो बाहर आदमी है वो सभी पुलिस वाले ही हैं, रवि ने कहा। अक्षता की ये बात सुन रवि हैरान रह गया। रवि उसकी बात सुन घबरा गया। क्या रूम्स की तलाशी के रहे हैं? अब क्या होगा? वो मुझे पकड़ लेंगे, रवि ने कहा। इसका मतलब तुम चोर हो? अक्षता ने कहा। नहीं तो, अगर कोई मेरे पीछे पड़ा है इसका मतलब मैं चोर हो गया। वो सभी गुंडे हैं जो मुझे मारना चाहते हैं, रवि ने कहा और कल रात जो कुछ भी हुआ वो सब बता दिया। पर वार्डन ने तो उनको तलाशी लेने के लिए हाँ बोल दी है। अगर तुम पकड़े गए तो अभी तो तुम यहाँ से जा भी नहीं सकते, अक्षता ने अपने नाखूनों को अपने दांतों से काटते हुए कहा। इतने में अक्षता के रूम के बाहर बहुत सारे लोगों के चलने की आवाज आती है। अक्षता आवाज सुनकर डर जाती है। बाहर वही गुंडे थे जो रवि को मारना चाहते थे। वो अब अक्षता के रूम की तलाशी लेने वाले थे। रवि भी उनकी आवाज सुनकर समझ जाता है कि वो वही गुंडे थे। रवि अपने छुपने की जगह खोजने लगाता है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इतने में अक्षता के रूम को कोई खटखटाता है। अक्षता वो आवाज सुनकर डर जाती है। अब आगे क्या होगा? क्या वो गुंडे रवि को पकड़ लेंगे या फिर अक्षता रवि को बचा लेगी? क्या मोड़ लेगी रवि की जिंदगी इस सब के बाद? और कौन था जो रवि को मारना चाहता है? जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट FM नॉवल पर। CH66 अक्षता द सेवियर। रवि ने अक्षता को बता दिया कि वो सभी लोग जिन्हें वो पुलिस वाले समझ रहे हैं वो दरअसल गुंडे हैं और रवि को मारना चाहते हैं। इतने में ही अक्षता के रूम का दरवाजा कोई खटखटाता है। अक्षता ये देखकर डर जाती है। वो रवि को बचाना चाहती थी। तभी उसने देखा कि जहां रवि गिरा था वहां पर अभी भी खून गिरा हुआ था। अक्षता ने जल्दी से रवि का हाथ पकड़ा और उसे बाथरूम में जाकर छिपा दिया और फिर एक कपड़ा लेकर खून साफ करने लगी। इतने में रूम का दरवाजा और जोर से बजने लगा। अक्षता अब और डर गई। वो जल्दी जल्दी खून साफ करने लगी। जब अक्षता ने काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला तो वार्डन ने अपनी चाबी से अक्षता के रूम का दरवाजा खोलने लगी। जब अक्षता ने देखा कि वार्डन चाबी से दरवाजा खोल रही थी तो उसने अपने हाथ जल्दी जल्दी चलाए और दौड़कर बाथरूम में चली गई। रूम का दरवाजा खुलते ही वार्डन और वो गुंडे जो पुलिस वाले बनकर आए थे रूम के अंदर आ गए। अक्षता तुम कहाँ हो और इतनी देर से दरवाजा क्यों नहीं खोला? वार्डन ने चिल्लाते हुए अक्षता से पूछा। कुछ नहीं मैडम, मैं बस बाथरूम में थी इसलिए दरवाजे बजने की आवाज नहीं सुनी, अक्षता ने कहा। जब वार्डन ने देखा कि अक्षता बाथरूम में है तब जाकर मैडम को संतुष्टि हुई। इधर उन गुंडों ने अक्षता के रूम की तलाशी लेनी शुरू कर दी। अक्षता और रवि दोनों ही बाथरूम में थे। अक्षता इस वक्त बहुत डरी हुई थी। हालांकि अक्षता ने सारे सबूत मिटा दिए थे पर फिर भी फर्श पर कुछ खून के छींटे थे। अक्षता को डर था कि कहीं वे गुंडे उन खून के छींटे देख ना ले। जब उन लोगों ने पूरे रूम की तलाशी ली पर उन्हें कुछ नहीं मिला। तब जाकर अक्षता की सांस में सांस आई। पूरा रूम तो चेक हो गया, कुछ नहीं मिला। अब हमें बाथरूम की भी तलाशी लेनी पड़ेगी, उस लीडर ने कहा। उस लीडर की बात सुन अक्षता और रवि दोनों ही डर गए। अगर उन लोगों ने बाथरूम की तलाशी ली तो रवि और अक्षता जरूर पकड़े जाएंगे। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे पास वारंट है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम गर्ल्स बाथरूम की भी तलाशी लेंगे। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। तुम्हें नहीं दिख रहा कि अंदर एक लड़की नहा रही है? वार्डन ने कहा। नहीं नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि हम तलाशी लेंगे, आप जाकर तलाशी लोगी, उस लीडर ने कहा। उन गुंडों को पता था कि वो तो बाथरूम की तलाशी नहीं ले सकते पर वार्डन ले सकती थी। उन्हें वार्डन पर पूरा भरोसा था। वार्डन के लिए वो सब पुलिस के आदमी थे और वार्डन किसी भी हालत में पुलिस को धोखा नहीं दे सकती थी। जब अक्षता ने ये सुना तो वो भी डर गई। वार्डन के अंदर आने से कोई नहीं रोक सकता था। अक्षता को जल्द से जल्द रवि को बाथरूम में ही कहीं छिपाना चाहती थी। तभी अक्षता की नजर वहां पर पड़े बाथटब पर पड़ी। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। जब रवि ने देखा कि अक्षता बाथटब की ओर देख रही है तो वो अक्षता का प्लान समझ गया। वो अब सीधा जाकर बाथटब में बैठ गया। बाथटब में पानी पूरा भरा हुआ था।
रवि को बचने के लिए कुछ वक्त तक सांस रोककर पानी में ही रहना पड़ेगा। जब बाथ टब में बैठने के बाद भी रवि अक्षिता की नजर में आ रहा था तो अक्षिता की लगा कि इस तरह तो रवि पक्का रवि वार्डन की नजर में आ जाएगा। इस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अक्षिता के दिमाग में एक आइडिया आया, पर अक्षिता वो आइडिया अपनाने से डर रही थी। पर उसके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। जब रवि ने उसको ये सब करते हुए देखा तो उसने अपना सिर पानी के अंदर डुबा दिया। रवि को लगा नहीं था अक्षिता उसे बचाने के लिए इस हद तक जा सकती है। उसने अक्षिता से अपनी नजरें दूसरी ओर कर दी। अक्षिता ने भी अपने सारे कपड़े उतारने के बाद उस बाथटब में डालना शुरू कर दिया। अब अक्षिता के कपड़ों की वजह से बाथटब में कुछ भी नहीं दिख रहा था। अक्षिता के बदन पर अब सिर्फ एक ही कपड़ा था। तभी हॉस्टल वार्डन बाथरूम में एंटर करती है। वार्डन देखती है कि अक्षिता ने अभी अपने कपड़े भी नहीं पहने थे। वार्डन की लगा कि ये तो हो नहीं सकता कि वहां पर कुछ चोर छिपा होगा। उसने बाथरूम में चारों ओर नजर घुमाई। तभी वार्डन की नजर बाथटब पर पड़ी। तुमने अपने कपड़े बाथटब में क्यों डाले हैं? मैंने बताया नहीं था कि कपड़ों को बाथटब में नहीं धोना चाहिए, वार्डन ने कहा। सॉरी मैडम, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, अक्षिता ने कहा। अक्षिता जल्द से जल्द मैडम को बाथरूम से बाहर निकालना चाहती थी, क्योंकि रवि अभी भी बाथटब में अपनी सांस रोककर बैठा था। ठीक है, वार्डन ने कहा, और बाथरूम से चली गई। जैसे ही मैडम बाथरूम से बाहर गई रवि ने सांस लेने के लिए अपना मुंह पानी से बाहर निकाला। रवि ने देखा कि अक्षिता अभी भी बिना कपड़ों के ही खड़ी थी। रवि ने बिना सांस लिए ही अपना मुंह पानी के अंदर डाल दिया। जब अक्षिता ने ये देखा तो वो भी हंस पड़ी। फिर जल्दी से उसने अपने गीले कपड़े पहने। उसके बाद रवि को बाहर आने के लिए कहा। रवि अचानक से पानी से खड़ा हुआ और जोर जोर से सांस लेने लगा। रवि पिछले 2 मिनट से सांस रोककर बैठा था। रवि की हालत वाकई खराब हो गई थी। रवि अब जोर जोर से सांस ले रहा था। अक्षिता भी उसकी पीठ पर जोर जोर से अपने हाथों से मार रही थी ताकि रवि अच्छे से सांस ले सके। कुछ देर बाद रवि नॉर्मल हो गया। रवि अभी भी बाथटब में ही था। रवि में अब इतनी जान ही नहीं बची थी कि वो अपने आप से उस बाथटब से बाहर आ पाए। इसलिए रवि ने अक्षिता से मदद मांगी। अक्षिता ने रवि को सहारा देने के लिए रवि की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। रवि ने अक्षिता का हाथ पकड़ा और उसके सहारे खड़ा होने लगा, पर बहुत देर से सांस न ले पाने की वजह से रवि का उसके शरीर से कंट्रोल खो गया था। उसने अक्षिता का हाथ इतना जोर से खींचा कि अक्षिता भी उस बाथटब में आकर गिर गई। रवि और अक्षिता दोनों ही अब बाथटब में थे। अक्षिता और रवि बहुत ही पास आ गए। अब आगे क्या होगा? क्या अब अक्षिता और रवि के बीच नजदीकियां बढ़ जाएगी? और क्या अक्षिता रवि को बचाने में कामयाब हो पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट FM नॉवल पर। टू बी कंटिन्यूड। CH67 नजदीकियां। जब वो गुंडे अक्षिता के रूम की तलाशी लेने के लिए आए तो अक्षिता ने रवि को बाथरूम में छिपा दिया, और फिर वार्डन जब बाथरूम की तलाशी लेने के लिए आए तो वहां भी अक्षिता ने रवि को बचा लिया। और जब रवि ने अक्षिता से बाथटब से बाहर निकलने के लिए हेल्प मांगी तो अक्षिता ने रवि को अपने हाथ के सहारे से बाहर निकालने की कोशिश की, पर रवि का अपने शरीर पर कंट्रोल न होने की वजह से रवि ने अक्षिता को भी बाथटब में गिरा दिया। अक्षिता और रवि अब दोनों ही बिल्कुल पास पास थी। दोनों की नजरें एक दूसरे से जा मिली। रवि के दिल की धड़कन तेज हो गई। रवि अक्षिता की ठंडी सांसों को महसूस कर पा रहा था। कुछ पल के लिए रवि अक्षिता की आंखों में खोसा गया। अक्षिता का भी यही हाल था। वो भी बस रवि की आंखों में खोसी गई। रवि से ज्यादा तो अक्षिता के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। दोनों की नजरें एक दूसरे से हट ही नहीं रही थी। इसी मदहोशी में दोनों के होठ एक दूसरे के पास आने लगे। अक्षिता का तो अपने ऊपर से कंट्रोल ही खो गया था। उसको रवि के होठ और आंखों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। रवि का भी यही हाल था। अब धीरे धीरे दोनों और करीब आ गए। दोनों का शरीर सच में एक दूसरे के कंट्रोल में नहीं था। जब दोनों के होठ मिलने ही वाले थे कि इतने में बाथरूम में पड़ा एक ब्रश जमीन पर गिरा। तब रवि और अक्षिता मदहोशी से बाहर आए। अक्षिता ने जब देखा कि उसके होठ लगभग रवि के होठों के करीब ही थे तो उसके दोनों गाल लाल हो गए। वो बहुत ही एम्बास फील कर रही थी। सॉरी, वो मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं था। वो ज्यादा देर तक सांस रोक के रखी थी ना, इसलिए, रवि ने कहा और बाथटब से बाहर आ गया। अक्षिता भी समझ गई कि रवि ने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। और अक्षिता ने ही अपने शरीर से अपना कंट्रोल खो दिया था जब वो रवि की आंखों में देख रही थी। इट्स ओके, अक्षिता ने कहा और फिर बाथटब से बाहर आ गई। अक्षिता के कपड़े पूरी तरह से भीग गए थे। रवि बाथरूम से बाहर आ गया और अक्षिता अपने सूखे कपड़े लेकर वापस बाथरूम में चेंज करने के लिए चली गई। रवि के भी कपड़े गीले थे, पर रवि के पास अपने कपड़े नहीं थे, इसलिए रवि खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने खिड़की से देखा कि बाहर अभी भी गुंडे खड़े थे। अब रात के 1 बज चुके थे। रवि को हॉस्टल की लाइट्स में वो गुंडे साफ दिख रहे थे। सभी गुंडों के पास हथियार थे। रवि अभी सोच में पड़ गया कि आखिर ये सब हो क्या रहा था। वो सब गुंडे कौन है और रवि को मारना क्यों चाहते हैं, और आखिर रवि के सारे बॉडीगार्ड कहां पर थे। अभी तक उसके परिवार की तरफ से रवि के बारे में जानने की कोशिश नहीं की गई कि वो सेफ है या नहीं। रवि को इतना मालूम था कि जिसने भी ये हमला करवाया है उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। इतने सारे गुंडों को ऐसे बिना किसी डर के लेकर कहीं भी लगा देना किसी छोटे आदमी का तो काम नहीं था। हो ना हो इसके पीछे जरूर किसी मास्टरमाइंड का हाथ है, और वो भी कोई छोटा मोटा मास्टरमाइंड नहीं है।
रवि ये सब सोचकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। उसके शरीर में ज्यादा खून बहने की वजह से कमजोरी भी आ गई थी। उसे अब बहुत ज्यादा चक्कर आने लगे। उसे सब कुछ घूमता हुआ ही दिख रहा था। वो किसी भी वक्त गिर सकता था। रवि के पैर लड़खड़ाने लगे। इतने में पीछे खड़ी अक्षिता, जो अब बाथरूम से बाहर आ चुकी थी, उसने रवि को गिरने से पहले ही पकड़ लिया और फिर अपने बेड पर लेटा दिया। अक्षिता समझ गई थी कि रवि की ज्यादा खून बहने और थकान की वजह से बेहोश हो गया है। उसे आराम करने की जरूरत है। इसलिए उसने रवि को अपने बेड पर लेटा दिया और उसको कंबल उड़ा दिया। फिर अक्षिता पास पड़े एक सोफे पर जाकर सो गई। अगली सुबह जब अक्षिता के कमरे के दरवाजे को किसी ने जोर से खटखटाया तो अक्षिता की आंख खुली। अक्षिता ने देखा कि सुबह के 7 बज चुके थे। अक्षिता को अभी तक बेड पर लेटे रवि का कोई ध्यान ही नहीं आया और उसने सीधा जाकर दरवाजा खोला दिया। अक्षिता की नींद पूरी तरह से खुली नहीं थी। उसने देखा कि दरवाजे के बाहर उसकी फ्रेंड ज्योति थी। क्या हुआ अक्षिता, आज तुम इतना लेट उठी? ओ माय गॉड, ओ, ज्योति बोलते बोलते चिल्लाने लगी। ज्योति अक्षिता के रूम के अंदर आ गई थी। जब उसने रूम में अक्षिता के बेड पर जब रवि को सोते हुए देखा तो ज्योति चिल्लाने लगी। अक्षिता को अब जाकर याद आया कि रवि अभी भी उसकी बेड पर था और उसने बिना कुछ सोचे ही दरवाजा खोला था। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और चिल्ला रही ज्योति के मुंह पर अपना हाथ रख दिया। चुप हो जाओ ज्योति, चिल्लाना बंद करो, अक्षिता ने कहा। इतने ज्योति के चिल्लाने से रवि की भी आंख खुल गई। उसने देखा कि अक्षिता ने ज्योति के मुंह पर अपना हाथ रखा हुआ था। वो सब समझ गया कि क्या हुआ था। वो बेड से उठ खड़ा हुआ, पर जैसे ही उसने खड़े होने की कोशिश की उसे महसूस हुआ कि उसने अपने कपड़े नहीं पहने थे। इसलिए वो फिर से सो गया और कंबल को कसकर अपने शरीर से लगा लिया। इधर काफी देर से अक्षिता ने ज्योति के मुंह पर अपना हाथ दे रखा था। देखो ज्योति, मैं अब तुम्हारे मुंह से अपना हाथ हटा रही हूँ, पर चिल्लाना मत, मैं तुझे सब कुछ समझा दूंगी, अक्षिता ने कहा। ज्योति ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। इसके बाद अक्षिता ने उसके मुंह से अपना हाथ हटा लिया। जब अक्षिता ने ज्योति के मुंह से अपना हाथ हटाया तब जाकर ज्योति ने एक लंबी सांस ली और फिर सोफे पर जाकर बैठ गई। अक्षिता भी उसके पास जाकर बैठ गई। ये क्या है अक्षु, और ये लड़का कौन है, और ये तुम्हारे बेड पर क्यों सो रहा है, कहीं तुम दोनों के बीच में? ज्योति ने अपनी आंखें और तीखी करते हुए अक्षिता से पूछा। शट अप ज्योति, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, अक्षिता ने कहा। तो क्या बात है, ज्योति ने पूछा। इधर रवि की हालत खराब हो रही थी। वो सोच रहा था कि वो कहाँ इन दोनों के बीच में फंस गया। वो अब खड़ा भी नहीं हो सकता था क्योंकि उसने सिर्फ एक अंडरवियर पहन रखी थी और उसे ये भी डर गया था कि कहीं अक्षिता ज्योति को सब कुछ न बता दे, जिससे ज्योति ये सब बातें बाहर जाकर किसी को भी बता सकती थी। इससे अक्षिता और रवि दोनों को ही खतरा था। इधर अक्षिता भी ये सोच रही थी, वो ज्योति को रवि के बारे में नहीं बता सकती थी। अगर वो उसको बताती तो रवि के बारे में सबको पता चल जाता। देखो, जो कुछ भी बात है वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। तो इस वक्त ये समझ लो कि जैसा तुम सोचे रही हो वैसा कुछ नहीं है, अक्षिता ने कहा। तुम ये क्या बोल रही हो अक्षु, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? और ऐसी भी क्या बात है जो इतनी भी सीक्रेट रखनी है, ज्योति ने कहा। ज्योति, तुम समझ नहीं रही हो, ये किसी की जान का सवाल है, अक्षिता ने कहा। क्या, ये क्या बोल रही हो? इसमें किसी की जान इसने जाने जैसी क्या बात है, ज्योति ने कहा। वो सब मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगी, इस वक्त बस तुम यहाँ से जाओ, अगर किसी और ने देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, अक्षिता ने कहा। ठीक है, ज्योति ने कहा। उसे अक्षिता पर पूरा भरोसा था। अक्षिता कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती थी, हो ना हो इसमें उसकी कोई मजबूरी रही होगी, वरना अक्षिता किसी लड़के के साथ ही ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर अक्षिता उसे कुछ नहीं बताना चाहती थी तो इस बात का भी ज्योति को कोई ऐतराज नहीं था। ठीक है, अपना ख्याल रखना और ये जो भी है इससे जल्दी से यहाँ से जाने को कहो, मेरे अलावा किसी और ने गर्ल्स हॉस्टल में लड़के को देख लिया तो बवाल हो जाएगा, ज्योति ने कहा। और इसके बाद वो दरवाजे की ओर बनने लगी। जब ज्योति वहां से जाने लगी तब अक्षिता ने एक गहरी सांस ली, पर वो पूरी सांस ले पाती इससे पहले ज्योति वापस उसकी तरफ मुड़ी और उसे तीखी नजरों से देखने लगी। अब क्या हो गया, अक्षिता ने ज्योति ने पूछा। तुम कहती हो तो मैं मान लूं कि ये किसी के जान का सवाल है, पर मुझे ये तो देखने दो आखिर किसकी जान का सवाल है, ज्योति ने कहा। अक्षिता को उसकी इस बात का मतलब समझ नहीं आया, पर जब वो रवि जो कि बेड पर अभी भी कंबल ओढ़े सो रहा था उसकी ओर बढ़ी तो अक्षिता को समझने में देर नहीं लगी कि ज्योति क्या कहना चाहती थी। जब रवि ने ज्योति की बात सुनी तो वो तो सब समझ गया कि ज्योति उसे ही देखना चाहती है, पर अगर ज्योति उसे बिना कपड़ों के देख लेगी तो अक्षिता के लिए और मुसीबत आ सकती थी और रवि के लिए भी। अब ज्योति रवि के बेड के बिल्कुल पास आ गई थी। रवि ने कंबल को और ज्यादा जकड़ लिया। रवि को लगा कि अब तो गया, अब आगे क्या होगा? क्या ज्योति रवि को बिना कपड़ों के देख लेगी और क्या जवाब देगी अक्षिता ज्योति को, और आगे कैसे बच पाएगा उन गुंडों से, जानने के लिए पढ़ते रहिए सीक्रेट मिलेनियर ओनली ऑन पॉकेट FM नॉवेल पर। टू बी कंटिन्यूड। CH68 सवाल। जब ज्योति अक्षिता के रूम में आई तो उसने अक्षिता के बेड पर रवि को देख लिया, पर उसने रवि का चेहरा नहीं देखा था। इसके बाद किसी तरह अक्षिता ने ज्योति को समझा कर कि वो सब कुछ उसे बाद में बता देगी बाहर भेजने के लिए मना लिया। पर जाते समय ज्योति जानना चाहती थी कि आखिर वो लड़का कौन है जो अक्षिता के बेड पर है।
वो अक्षय के बेड के पास आ गई और जैसे ही रवि के ऊपर से कंबल हटा पाती इतने में अक्षता जोर से चिल्लाए, चूहा कहाँ है चूहा चूहा। ज्योति पैर पटकते हुए चिल्लाने लगी और डर के मारे भागते हुए रूम से बाहर चली गई। अक्षता ने ज्योति के बाहर जाते ही रूम का दरवाजा बंद कर दिया और फिर चैन की सांस ली। इधर रवि जो अभी तक कंबल को बहुत जोर से पकड़ कर बैठा था, उसने जब देखा कि अक्षता ने बड़ी चालाकी से ज्योति को बाहर भेज दिया था तो उसने भी कंबल ढीली छोड़ दी। जब अक्षता ने देखा कि रवि अभी इतना कुछ होने के बाद भी आराम से कंबल ओढ़े सो रहा था तो उसे गुस्सा आ गया। सब कुछ अक्षता की अकेले ही करना पड़ा। वो गेट के पास से जल्दी से रवि के बेड के पास गई और गुस्से से रवि का कंबल खींच लिया। तुम अभी तक सो, ओ सॉरी, तुमने अपने कपड़े ही नहीं पहने हैं, ये क्या क्या किया तुमने, कपड़े क्यों उतारे, तुम्हारा कोई गलत इरादा तो नहीं है, अक्षता ने अपनी आंखें दूसरी तरफ करते हुए कहा। पर वो अभी भी अपनी एक आंख से रवि के शरीर को देखने की कोशिश कर रही थी। अक्षता को रवि की छाती और उसके सिक्स पैक एब्स दिख रहे थे। रवि सच में बहुत ही हैंडसम और अच्छी बॉडी थी। उसका चमकता हुआ चेहरा, उसकी वेल सेप्ट जो लाइन और उसके घुघराले बाल किसी को भी उसका दीवाना बना सकते थे। जब रवि ने देखा कि अक्षता ने उसके ऊपर से कंबल हटा ली तो उसने शर्म के मारे अपने दोनों हाथ अपनी छाती पर रख दिए। वो सॉरी, कल रात मेरे कपड़े बहुत भीग गए थे इसलिए मैंने वहां पर सुखा दिए थे ताकि आज पहन सकूं, रवि ने वहां लगी एक हैंगर की तरफ इशारा करते हुए कहा। अक्षता भी रवि का मतलब समझ गई और बिना रवि की ओर देखे उल्टी चलती हुए रवि के कपड़ों तक पहुंची और कपड़े लेकर वैसे ही उल्टे चलती हुए बेड के पास आए और रवि को कपड़े दे दिए। रवि ने भी कपड़े लिए और जल्दी से अपनी पेंट और शर्ट पहन ली। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुमने कपड़े नहीं पहने थे इसलिए, अक्षता ने कहा। इट्स ओके, हो जाता है, रवि ने कहा। इसके बाद रवि सीधा खिड़की के पास आ गया। उसने देखा कि अभी भी वो गुंडे वहीं पर थे। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो ज्यादा दिन तक अक्षता के रूम में नहीं रह सकता था और उसे ये भी नहीं पता था कि वो सारे गुंडे वहां से कब जाएंगे। उसे जल्द ही कुछ जुगाड़ कराना होगा। उसे जल्दी से किसी से कांटेक्ट करके उसके परिवार से हेल्प लेनी पड़ेगी। क्या तुम्हारे पास फोन है, रवि ने पूछा। हाँ फोन तो है, पर जब से ये लोग यहाँ आए हैं इन्होंने यहाँ का नेटवर्क जाम कर दिया है, अक्षता ने कहा। शिट, रवि ने अपने हाथ को खिड़की पर मारते हुए कहा। रवि के पास अब अपने आप से बाहर निकलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। पर जब तक बाहर वो गुंडे थे रवि कुछ नहीं कर सकता था। उसे आज के दिन तो इसी हॉस्टल में छिपकर रहना पड़ेगा। पर रवि को यह भी पता था कि अगर वो अक्षता के साथ रुका तो उस पर और अक्षता दोनों पर खतरा रहेगा। क्या इस हॉस्टल में कोई और जगह है जहां पर मैं सिर्फ आज के लिए छिप सकूं, रवि ने अक्षता से पूछा। अक्षता सोचने लगी। हाँ, एक जगह है जहां पर कोई भी नहीं आता जाता, पर मुझे नहीं लगता कि तुम वहां अकेले रह सकोगे, अक्षता ने कहा। कहां पर, मैं कुछ भी करके रह लूंगा, रवि ने कहा। हॉस्टल के छत के ऊपर वाला कमरा जो कई सालों से बंद है और वहां पर कोई आता जाता भी नहीं है, क्योंकि कहते हैं उस कमरे में भूत रहता है। क्या तुम अकेले वहां पर रह लोगे, अक्षता ने पूछा। तुम भी ना, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता, मैं आराम से वहां पर रह लूंगा, रवि ने कहा और हंसने लगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें 1 घंटे बाद वहां पर ले चलूंगी। सारी गर्ल्स अभी कॉलेज गई हुई है और अभी जाकर मैं उस रूम की चाबी लेकर आती हूँ, अक्षता ने कहा और वहां से चाबी लेने की चली गई। कुछ देर बाद अक्षता चाबी लेकर आ गई। चलो हम अभी चलते हैं, अभी हॉस्टल में कोई नहीं है। वार्डन मैडम भी बाहर गई हुई है, अक्षता ने कहा। ठीक है, रवि कहा और रूम से बाहर जाने लगा। अरे रुको, पागल हो क्या, अगर खुले में किसी ने देख लिया तो कुछ लड़कियां अभी भी यहीं पर है, इसलिए ये कंबल ओढ़ लो, अक्षता ने रवि को कंबल देते हुए कहा। हाँ, रवि ने भी कंबल ओढ़ ली और अक्षता के साथ साथ चलने लगा। वो हॉस्टल 3 मंजिला थी। दोनों को सिर्फ एक मंजिल पार करके ऊपर छत पर जाना था। दोनों ने अपनी मंजिल के सीढ़ियां पर करके तीसरी मंजिल पर आ गई। जब दोनों तीसरी मंजिल की सीढ़ियां चढ़ रही थी तभी अचानक एक लड़की वहां पर आ गई। अक्षता, तुम्हारे साथ अभी कोई था क्या, उस लड़की ने पूछा जिसका नाम विजया था। नहीं तो मेरे साथ तो कोई नहीं है, अक्षता ने अपने पीछे देखते हुए कहा। उसने पीछे देखा तो पाया कि विजया रवि को देखे उससे पहले ही रवि वो सीढ़ियां पर करके ऊपर जा चुका था। मुझे क्या लगा कि कोई तुम्हारे साथ कोई था, खैर जाने दो, तुम ऊपर क्यों जा रही हो, विजया ने पूछा। वो मैं, हाँ, मेरे कपड़े ऊपर सुखाने के लिए रखे थे, बस वही लेने जा रही थी, अक्षता ने कहा। ओ ग्रेट, चलो मैं भी चलती हूँ, मेरे भी कपड़े ऊपर ही है, विजया ने कहा। अरे मैं ले आऊंगी ना, तुम क्यों इतना, अक्षता ने कहा। ओके ठीक है, तुम ले आना, वैसे मुझे भी अभी काम जाना है तो तुम ले आना, विजया ने कहा और वहां से चली गई। विजया के जाने के बाद अक्षता छत पर आ गई। रवि वहीं पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। इसके बाद अक्षता और रवि दोनों उस कमरे के पास चले गए। अक्षता जो चाबी लाई थी उससे अक्षता ने दरवाजा खोल दिया। रवि ने देखा कि रूम में बहुत ही ज्यादा धूल थी। ऐसा लग रहा था कि कई सालों से रूम को नहीं खोला गया था। देखो, आज रात तुम यही रह लो कैसे भी करके, शाम के तुम्हारे लिए मैं खाना ले आऊंगी, और एक बात का पक्का ध्यान रखना, इस रूम का फर्श लकड़ी का है और इसके नीचे लाइब्रेरी है, तो रात को ध्यान रखना। बहुत सी लड़कियां देर रात तक वहां पर पढ़ती है, अक्षता ने कहा। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा, रवि ने कहा। इसके बाद अक्षता ने रवि के लिए वहीं पर एक पुराने बेड पर चादर डालकर सोने के इंतजाम कर दिया। हालांकि अभी पूरा दिन बाकी ही था।
अभी तो सुबह के 10 ही बजे थे और हॉस्टल में अभी कोई भी नहीं था। इसके बाद अक्षिता रवि के पास आकर बैठ गई। वो शायद रवि से कुछ पूछना चाहती थी। रवि समझ गया कि कुछ तो बात है जो अक्षिता उससे पूछने वाली है। क्या पूछना चाहती हो? रवि ने कहा। अक्षिता रवि की ये बात सुन हैरान रह गई। वो सोचने लगी कि रवि को कैसे पता चला कि वो क्या सोच रही है। वैसे तुम पहले बेंगलुरु में पढ़ते थे, तो क्या तुम्हारा पूरा परिवार भी वहीं रहता है? अक्षिता ने पूछा। हाँ, पर मैं अपने परिवार के साथ नहीं रहता। मुझे अपना परिवार छोड़े 5 साल हो गए हैं। मैं 5 साल से अकेला रहता हूँ, रवि ने कहा। ऐसा क्यों? अगर तुम्हारा परिवार वहीं रहता है तो तुम उनके साथ क्यों नहीं रहते? अक्षिता ने पूछा। नहीं, मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ, रवि ने कहा। रवि अक्षिता को सच नहीं बता सकता था। उसके ऊपर भी कोई मुसीबत आ सकती थी। अक्षिता ने इस पर रवि से कुछ नहीं पूछा। वो जानती थी कोई तो कारण जरूर है जिससे रवि अपने परिवार से अलग रहता है। पर अक्षिता का ये जानना जरूरी नहीं था। ठीक है, लेकिन तुम्हें ये बात तो सच सच बतानी ही होगी कि जिन गुंडों ने तुम्हारे ऊपर हमला किया था वो कौन थे? और वो तुम्हें क्या मारना चाहते थे? अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो शायद आगे से मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। तुम्हें खुद ही यहाँ से निकलना होगा, अक्षिता ने कहा। अब रवि अक्षिता की बात का क्या जवाब देगा, जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट FM नॉवल पर। टू बी कंटिन्यूड। CH69 मिल गया तरीका। जब रवि और अक्षिता रवि बातें कर रहे थे तब अक्षिता ने रवि को ये पूछा कि उन गुंडों ने रवि पर हमला क्यों किया। उसने कहा कि सच सच बताना वरना वो उसकी मदद नहीं करेगी। वैसे सच सच बताऊं तो सच में मुझे भी नहीं पता कि ये गुंडे कौन है और मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। पर तुम्हें एक बात मैं साफ कर देता हूं कि वो पुलिस वाले पक्का नहीं थे। तुम्हें मेरी मदद करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बाद में, रवि ने अक्षिता को विश्वास दिलाते हुए कहा। रवि की आंखों में अक्षिता को इस बात की सच्चाई साफ दिख रही थी कि रवि सच में नहीं जानता है कि वो सारे गुंडे कौन है। वैसे तुम्हारे गले का ये लॉकेट किसका है? अक्षिता ने जब रवि के गले में पड़ा एक लॉकेट देखा तो पूछा। ये लॉकेट? रवि ने वो लॉकेट अपने हाथ में लिया और देखकर थोड़ा इमोशन हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। किसी लड़की ने दिया था? अक्षिता ने पूछा। जब वो ये पूछ रही थी तो उसके चेहरे पर थोड़े अजीब से भाव थे। हाँ, रवि ने कहा। रवि अभी भी उस लॉकेट को ही देख रहा था। उसने अक्षिता के चेहरे पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। पर जब रवि ने हाँ कहा तो अक्षिता ने उसके बाद रवि से कोई सवाल नहीं किया। ठीक है, तो मैं अभी चलती हूँ, अक्षिता ने कहा। शाम को आते वक्त मेरे लिए एक पट्टी ले आना, ये वाली बदलनी है, रवि ने कहा। ठीक है, मैं ले आऊंगी। पर एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे नीचे वाले फ्लोर पर ही लाइब्रेरी है तो जरा ध्यान से ज्यादा आवाज मत करना, अक्षिता ने कहा। ये बोलते वक्त वो बहुत सीरियस लग रही थी। ओके, मैं ध्यान रखूंगा, अक्षिता ने कहा और रूम से बाहर चली गई और बाहर से ताला लगा दिया। अक्षिता के जाने के बाद रवि उस रूम की खिड़की के पास गया। उसने देखा कि सभी गुंडे अभी भी वही थे। रवि किसी भी हाल में कल वहां से निकलना होगा। अगर एक बार वो यहाँ से सुरक्षित निकल गया तो बाद में वो पता लगा सकता था कि उस पर किसने हमला करवाया था। ये हमला अमीर रवि पर हुआ था या नॉर्मल रवि पर? कौन था जो उसकी असली पहचान जानता था और जानते हुए भी उस पर हमला कराने की उसने हिम्मत की? ये बात रवि को हजम नहीं हो रही थी। और अगर उसकी नॉर्मल लाइफ वाले रवि पर किसी ने हमला किया था तो किसने और क्यों किया था? रवि में दिल्ली आने के बाद किसी से उतना सीरियस पंगा नहीं लिया था कि वो रवि पर इतना बड़ा हमला करवा सके। अब रवि के सामने बात क्लियर थी कि जिसने भी ये हमला करवाया था वो रवि में बारे में सब जानता है। ये सब सोचते सोचते रवि को नींद आ जाती है। वो कल पूरी रात नहीं सोया था इसलिए दिन में नींद आना लाजमी था। रवि की आंख शाम को 7 बजे खुलती है। रवि ने देखा कि वो दोपहर के 12 बजे से अब तक सो रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि काफी अंधेरा हो चुका था। वो अपने बेड से उठा पर काफी देर से सोए रहने की वजह से उसके पैर लड़खड़ाए और वो फर्श पर गिर गया। इधर फर्श के नीचे वाले कमरे में को एक लाइब्रेरी थी। उसमें जब पढ़ रही लड़कियों ने ऊपर किसी के गिरने की आवाज सुनी तो वो बहुत डर गई। उनके लिए वो एक भूतिया कमरा था और इस वक्त वहां से आवाज आना बहुत भयानक बात थी। मुझे नहीं लगता कोई ऊपर था, हो ना हो हवा की वजह से ऊपर कोई सामान गिरा होगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। वैसे भी रात के इस वक्त वहां कौन जा सकता है? एक लड़की ने कहा जिसका नाम सिमरन था। सभी लड़कियों ने जब सिमरन की ये बात सुन तो उन्हें भी यही लगा, इसलिए वो अब शांत हो गई। उन्हें पता था रात को वहां पर कोई नहीं जाता था, तो हो ना हो जो बात सिमरन ने कही वो ही सच थी। इधर जब रवि ने देखा कि उसके गिरने की वजह से बहुत ज्यादा ही आवाज हो गई थी तो उसे लगा कि कहीं किसी ने अगर सुन लिया तो मुसीबत हो सकती थी। वो दरवाजे के पास गया और जहां पर चाबी लगती है वहां के छेद से बाहर की ओर देखने लगा। बाहर कोई नहीं था। रवि को लगा कि शायद किसी ने नहीं सुना। अब जाकर रवि की जान में जान आई। इधर हॉस्टल में अपने रूम में अक्षिता रवि में लिए खाना ले जाने का जुगाड़ लगा रही थी। उसने कुछ फ्रूट्स और कुछ और खाने का सामना, पट्टियां और दवाई भी एक बैग में डाल दी। पर उसके लिए अब ऊपर जाना बहुत मुश्किल था। अब सभी लड़कियां हॉस्टल में ही थी, अगर किसी ने उसको ऊपर जाते हुए देखा तो शक हो सकता था, इसलिए उसे सब कुछ सावधानी से करना था। लेकिन उसने सोचा कि अगर वो सबके सोने के बाद ऊपर जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा। पर तब तक रवि के लिए भूख बर्दाश्त करना मुश्किल हो सकता था। पर अक्षिता ने सोचा कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने ये पक्का किया कि वो सबके सोने के बाद ही ऊपर जाएगी। 3 घंटे बाद अक्षिता ने देखा कि लगभग हॉस्टल की सारी लड़कियां अब से चुकी थी।
उसे अब ऊपर जाना सही लगा। उसने बैग लिया और दूसरे फ्लोर से तीसरे फ्लोर पर आ गई। उसने देखा कि पूरी गैलरी में कोई नहीं था। सब अब लगभग सो चुके थे। अक्षता धीरे धीरे सीढ़ियों तक आ गई और बिना किसको पता चले सीधे छत पर आ गई। उसने रूम का ताला खोला और रुक के अंदर आ गई। जब अक्षता रूम के अंदर आई तो देखा कि रवि अपने बेड पर लेटा हुआ था। उसने देखा कि रवि के घाव से खून लग रहा था। क्या हुआ रवि, तुम ठीक तो हो? और तुम्हारे घाव से खून निकल रहा है। तुम पेट के बल लेट जाओ, मैं तुम्हारा घाव पर दवाई और पट्टी लगा देती हूँ, अक्षता ने कहा। रवि भी अक्षता के कहने पर उल्टा लेट गया। अक्षता उसके घाव पर दवाई लगने लगी। घाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और उसमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैल चुका था। जल्द से जल्द अगर रवि हॉस्पिटल नहीं गया तो उसकी हालत गंभीर हो सकती थी। तुम्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना होगा, अक्षता ने कहा। पर कैसे? रवि ने पूछा। मुझे यहाँ से निकलने का तरीका मिल गया है। कल सुबह मैं तुम्हें यहाँ से निकल दूंगी। क्या सच में? पर कैसे? बाहर तो इतने सारे गुंडे हैं। वो सभी मुझे पहचानते हैं, रवि ने कहा। उन सबको कुछ पता नहीं चल पाएगा। मेरे पास ऐसा तरीका है कि बिना किसी को पता चले तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो, अक्षता ने कहा। अब आगे क्या होगा? कौन सा तरीका था जिससे अक्षता रवि को हॉस्टल से बाहर निकालने वाली थी? और क्या अक्षता का तरीका काम करेगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट एफएम नॉवल पर। टू बी कंटिन्यूड। CH70 पर्दाफाश। जब अक्षता रवि के लिए खाना लेकर आई तब अक्षता ने बताया कि उसके पास रवि को हॉस्टल से निकालने का एक तरीका है। क्या तरीका है, मुझे बताओ, रवि ने कहा। कल हमारे हॉस्टल में एक पार्टी है जिसमें सभी लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ आएगी, तो मैं सोच रही थी कि तुम्हें यहाँ से निकालने का ये अच्छा तरीका है। तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाना। कल सुबह मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आ जाऊंगी और हम दोनों फिर नीचे चले जाएंगे। सबको लगेगा तुम मेरे साथ आए हो और फिर सबके साथ तुम बाहर निकल जाना, अक्षता ने कहा। ये कहते वक्त अक्षता थोड़ी खुश भी लग रही थी। रवि को उसका ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। वो इस तरह यहाँ से आसानी से बाहर निकल सकता था। तुम्हारा ये आइडिया बहुत ही अच्छा है। थैंक यू, तुमने मेरी इतनी हेल्प की। वैसे आजकल किसी अनजान की इतनी मदद कोई नहीं करता। तुमने मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क लिया, पता नहीं मैं तुम्हें इसकी कीमत दे भी पाऊंगा या नहीं, रवि ने कहा। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। वैसे इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। ऐसे ही मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी और इसकी कीमत तुम कल चुका देना, एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनकर, अक्षता ने कहा और हंसने लगी। रवि भी उसकी इस बात पर हंसने लगा। उसे पता था अक्षता ये सब माहौल को लाइट करने के लिए बोल रही थी। इसके बाद काफी देर तक दोनों के बीच चुप्पी छा गई। रवि ने जब देखा कि कोई बात नहीं हो रही थी तो उसने सोचा उसे ही कुछ बात करनी चाहिए। वैसे कल तुमने मुझे पूछा था कि ये लॉकेट मुझे किस लड़की ने दिया। वो मेरी बहन ने दिया था। इस दुनिया में मेरे लिए इस लॉकेट से कीमती और कुछ नहीं है। ये मेरी बहन की मेरे लिए आखिरी याद है, रवि ने कहा। जब अक्षता ने ये सुना तो उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। वो थोड़ी से खुश लग रही थी, पर उसने अपने चेहरे पर वो भाव नहीं आने दिया। वैसे तुम्हारी बहन अब कहाँ है, अक्षता ने कहा। वो अब इस दुनिया में नहीं है, 8 साल पहले उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, रवि ने कहा। ये कहते हुए वो काफी इमोशनल हो गया था। उसके आंखों में आंसू आने लगे। ओ सॉरी, सुनकर बुरा लगा, अक्षता ने कहा। अक्षता ने देखा कि रवि अपनी बहन के लिए काफी इमोशनल था। शायद रवि अपनी बहन के काफी करीब था। जब अक्षता ने देखा कि रवि बहुत ज्यादा उदास था तो वो उठी और बैग खोलकर रवि के लिए उसमें से खाना निकालकर वहां पर रख दिया। अब रात बहुत हो चुकी है और तुम कल से भूखे हो। अब तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए, अक्षता ने कहा। रवि ने भी अपने आंसू पोंछे और अक्षता की तरफ अपना मुंह कर लिया। उसने देखा कि अक्षता खाने में फल और कुछ स्नैक्स लेकर आई थी। इसके बाद अक्षता ने रवि के लिए खाना लगा दिया। रवि ने जल्द ही खाना खत्म कर दिया। चलो मुझे अब चलना चाहिए और तुम टेंशन मत लो, ये बर्तन मैं यहीं पर धो देती हूँ। तुम्हें चोट लगी है तो, अक्षता ने कहा और बर्तन लेकर वहां के नल के पास आ गई। अक्षता ने नल चालू किया और बर्तन धोने लगी, पर बर्तन धोते हुए उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वॉश बेसिन टूटा हुआ था और उसमें से पानी नीचे गिरने लगा। वहां का फर्श लकड़ी का था और पानी अब रिसकर नीचे के रूम जहां पर लाइब्रेरी थी उसकी छत से नीचे टपकने लगा। नीचे लाइब्रेरी में इस वक्त एक लड़की बैठी थी। जब उसने देखा कि ऊपर से पानी टपक रहा है तो वो बहुत ज्यादा डर गई। उसे याद आया कि इसके ऊपर तो वही भूतिया कमरा है, पर इस वक्त ऊपर से पानी क्यों टपक रहा था। उसने बाहर देखा कि कहीं बारिश तो नहीं हो रही, पर इस वक्त बारिश का नामो निशान नहीं था। इस बात से वो बहुत डर गई। इसका मतलब साफ था कि ऊपर कोई है जो वहां का नल यूज कर रहा है। उसको ये बात वार्डन को बतानी जरूरी थी। इसके बाद वो लड़की सीधे वार्डन के ऑफिस में चली गई। इस वक्त रात को 11 बज गए थे। जब वार्डन ने देखा कि कोई लड़की इस वक्त उसके ऑफिस में आई है तो उसके कुछ गड़बड़ लगी। उसने देखा कि वो लड़की बहुत डरी हुई लग रही थी। क्या बात है, तुम इस वक्त यहाँ पर, वार्डन ने उस लड़की से पूछा। वार्डन को साफ दिख रहा था कि वो लड़की बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। हो ना हो कुछ तो ऐसी बात थी जिससे वो इतना डरी हुई लग रही थी। मैडम वो लड़की कुछ बोल पाती इससे पहले ही रोने लगी। वो सच में बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। क्या हुआ, क्या बात है, जो कुछ भी है मुझे साफ साफ बताओ, वार्डन ने उस लड़की को पानी का ग्लास देते हुए कहा। मैडम हो लाइब्रेरी की छत से पानी टपक रहा है, लड़की ने शांत होने के बाद वार्डन को जो कुछ भी हुआ सब बता दिया।
क्या पानी टपक रहा है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो रूम तो बंद है और अभी बारिश भी नहीं हो रही है। वार्डन ही सुन सोच में पड़ गई। वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तभी वार्डन के दिमाग में ऐसा कुछ आया कि उसकी सारी उलझन दूर हो गई। हो ना ही वो वही चोर है जिसे कुछ दिन पहले पुलिस हमारे हॉस्टल में खोजने के लिए आई थी। वो जाकर ऊपर वाले रूम में छिप गया होगा और पुलिस को वो नहीं मिला, वार्डन ने कहा और वहां से ऊपर वाले रूम की चाबी ली और छत पर जाने लगी। वो उस चोर को पकड़ के पुलिस को बताना चाहती थी। उसने अपने साथ कुछ सिक्योरिटी गार्ड को लिया और सीढ़ियों का गेट खोल छत के ऊपर आ गई और उस रूम की ओर बढ़ने लगी। अब आगे क्या होगा? क्या रवि और अक्षिता दोनों एक साथ पकड़े जाएंगे? क्या रवि को उन गुंडों के हवाले कर दिया जाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट एफएम नॉवेल पर। टू बी कंटिन्यूड। CH71 हैंडसम रवि। जब हॉस्टल वार्डन को पता चलता है कि लाइब्रेरी की छत से पानी टपक रहा था तो उसे यकीन हो गया कि वहां पर हो ना हो वही चोर है जिसे पुलिस खोज रही थी। वो कुछ सिक्योरिटी गार्ड के साथ छत के ऊपर आ गई। इधर रवि और अक्षिता ऊपर रूम में ही थे। रवि को अचानक किसी के चलने की आवाज आई। रवि दौड़कर दरवाजे के पास गया और चाबी वाले छेद से बाहर देखने लगा। उसने देखा कि हॉस्टल वार्डन कुछ सिक्योरिटी गार्ड के साथ ऊपर आ गई थी। रवि को लगा कि वो अब पकड़ा जाएगा, पर रवि को अक्षिता की चिंता हो रही थी। उसकी वजह से अक्षिता को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी और वो उसे बढ़ाना नहीं चाहता था। रवि ने कुछ सोचा और वहां पर पड़ी एक टेबल को बिना आवाज किए दरवाजे के सामने रख दिया और फिर जितना भी वहां पर सामान था जो अक्षिता लेकर आई थी उसे छिपा दिया। अपना बिस्तर भी वहां से हटा दिया। अक्षिता को भी पता चल गया कि बाहर वार्डन आई थी। अक्षिता भी रवि की मदद करने लगी। अब हमें कहीं छिपना होगा, कोई ऐसी जगह जहां हमें कोई ना देख पाए, रवि ने अक्षिता का हाथ पकड़कर कहा। इधर वार्डन ने देखा कि उस रूम का दरवाजा खुला हुआ था। इस बात से वार्डन को और ज्यादा शक हो गया कि अंदर कोई ना कोई तो जरूर है। उसने सिक्योरिटी से दरवाजा खोलने के लिए कहा, पर जब सिक्योरिटी दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी तो उनसे दरवाजा ही नहीं खुल रहा था। रवि ने अंदर से दरवाजे को जाम कर दिया था। जब एक सिक्योरिटी गार्ड से दरवाजा नहीं खुला तो दूसरा गार्ड भी उसकी मदद करने लगा। काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार वो दरवाजा खुल ही गया। उसके बाद सभी गार्ड और वार्डन रूम के अंदर आ जाए। उन्होंने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था। जब वार्डन ने नल के पास जाकर देखा तो पाया कि वहां पर पानी का नामोनिशान नहीं था। पर ऐसा कैसे हो सकता था? पूरे रूम की अच्छे से तलाश लो, अगर कुछ भी मिले तो मुझे लाकर देना, वार्डन ने कहा। इसके बाद दोनों गार्ड ने पूरे रूम का छपा छपा छान मारा पर कोई नहीं मिला। मैडम, यहाँ पर कोई नहीं है और ना ही यहाँ पर किसी कैमरे का कोई निशान है। हो सकता है कोई गलतफहमी हुई होगी, गार्ड ने कहा। गार्ड की बात सुनकर वार्डन भी सोच में पड़ गई। तभी उसकी नजर रूम की खिड़की पर पड़ी जो सीधा हॉस्टल से सीधा नीचे खुलती थी। मैडम ने देखा कि खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी। वार्डन जल्दी से खिड़की के पास गई और वहां से बाहर देखने लगी। वहां से कोई भी भाग नहीं सकता था। अगर वहां से कोई कूदता तो शायद वो मर सकता था। इधर रवि और अक्षिता जो उसी खिड़की के नीचे एक पत्थर पर खड़े थे। अगर दोनों जरा भी हिलते तो सीधा नीचे गिर सकते थे। रवि बहुत ही स्ट्रांग था, इसलिए उसने अक्षिता समेत अपने आप को इस पत्थर पर कंट्रोल कर रखा था। अगर वार्डन उस खिड़की से नीचे की तरफ गौर से देखती तो वो दोनों शायद पकड़े जाते। थोड़ी देर बाद जब रवि ने सुना कि वार्डन और बाकी सब वहां से चले गए थे तो उसने बहुत ही ध्यान से पहले अक्षिता को खिड़की से रूम के अंदर भेजा और फिर खुद अंदर आ गया। रवि को इतनी चोट लगी थी फिर भी वो 10 मिनट तक अपना और अक्षिता और अपना दोनों का भार लेकर एक पत्थर पर खड़ा था। सच में रवि के शरीर की ताकत बहुत ही ज्यादा थी। अब मुझे चलना चाहिए, कल सुबह मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ले आऊंगी जो तुम्हें कल पार्टी के लिए चाहिए। तुम्हें कल ही यहाँ से निकाल दूंगी। अब से जाओ, अक्षिता ने रवि से कहा। ये बोलते वक्त उसके चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही थी। ऐसा लग रहा था वो रवि के साथ और वक्त बिताना चाहती थी। पर रवि ने उसके चेहरे के इस भाव पर ध्यान नहीं दिया। अक्षिता ने रूम की लाइट बंद की और वहां से चली गई। अक्षिता के जाने के बाद रवि भी सो गया। अगली सुबह रवि की बहुत जल्दी नींद खुल गई। वो उठा और खिड़की से बाहर देखने लगा। उसने देखा कि सभी गुंडे अभी भी वहीं पर थे, पर इस बार थोड़े कम थे। रवि ने भी चैन की सांस ली। आखिर वो आज वहां से बाहर निकल सकता था। इसके बाद रवि ने वहां पर पड़े तौलिए को पानी से भिगोया और उससे अपने शरीर को साफ करने लगा। उसने आखिर बार स्नान बाथटब में किया। जब रवि ने वो बाथटब वाला पल याद किया तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके और अक्षिता का कल किस होने ही वाला था। ये सोचते सोचते रवि उस रूम को देखने लगा। उसने अभी उस पूरे रूम को अच्छे से देखा था। इस तरह सुबह के 10 बज जाते हैं। रवि ने खिड़की से देखा कि पार्टी के लिए काफी लड़के और लड़कियां उस कॉलेज में आ रहे थे। रवि के लिए जितनी भीड़ हो सकती थी उतनी अच्छी थी। उसे वहां से निकलने में आसानी होती। इतने में रूम में अक्षिता आती है। उसके हाथ में एक बैग था। ये लो, तुम्हारे लिए कपड़े और कुछ और सामान है, तैयार होकर आहारा जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, अक्षिता ने रवि को बैग देते हुए कहा और वहां से रूम से बाहर चली आई। कुछ देर बाद रूम का दरवाजा खुला। अक्षिता ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि रवि के ऊपर कपड़े बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो उसी के कपड़े थे। रवि सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसकी परफेक्ट बॉडी और चेहरे को अगर कोई लड़की एक बार देख ले तो वो उस पर फिदा हो जाए। अक्षिता की नजरें रवि पर से हट ही नहीं रही थी।
रवि ने एक काले रंग का सूट और नीचे उसी कॉलर की पेंट पहन रखी थी। कोई भी उसे देखकर कह सकता था कि वो कोई बहुत कंपनी का मालिक है, मानो वो शूट इसके लिए ही बना था। ओ हेलो, मैं इधर हूँ, रवि ने कहा। जब उसने देखा कि अक्षता कब से उसे ही घूरे जा रही थी और हल्की हल्की से मुस्कुरा रही थी। है, ओ हाँ, तुम आ गए, अक्षता ने अचानक से जैसे होश में आते हुए कहा। अक्षता का चेहरा बहुत ही लाल ही गया था। रवि भी उसका चेहरा देख हंसने लगा। कैसा लग रहा हूँ? तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरह ही लग रहा हूँ ना? तुम इतनी सुंदर और मैं इतना। रवि बोलते बोलते रुक गया और अक्षता की तरफ देखने लगा। अक्षता उसकी इस बात कर हंसने लगी। अरे तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम तो मेरे बॉयफ्रेंड से ज्यादा बॉयफ्रेंड लग रहे हो। देख लेना मेरी सारी फ्रेंड्स तुम्हें देखकर कैसे जलने लगती है। उनका चेहरा देखने लायक होगा, अक्षता ने कहा और हंसने लगी। इसके बाद अक्षता ने रवि का हाथ पकड़ा और सीढ़ियों पर आ गई। पर इतने में अचानक ही वार्डन उसके सामने आ गई। तुम ऊपर क्या कर रही हो और ये लड़का कौन है? वार्डन ने कहा। वो मैडम, ये मेरे बॉयफ्रेंड है। इस अंदर घुटन महसूस हो रही थी तो इसे ताजी हवा खिलाने के लिए ऊपर ले आए, अक्षता ने कहा। तुम्हें नहीं पता था कि किसी बाहर के आदमी को ऊपर लाना मना है? आगे से ध्यान रखना, वार्डन ने कहा। जी मैडम, अक्षता ने कहा और रवि का हाथ पकड़कर उसे नीचे लेकर आ गई। नीचे आकर रवि ने देखा कि वहां पर बहुत से लड़के और लड़कियां आई हुई थी। उसके कॉलेज के लड़के और लड़कियों भी आई हुई थी और उसकी क्लास के लड़के भी। अब आगे क्या होगा? सब कैसे रिएक्ट करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि रवि अक्षता का बॉयफ्रेंड है? और रवि की वहां से सेफली निकल पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट FM नॉवल पर। टू बी कंटिन्यूड। CH72 रजत का प्यार। अक्षता, रवि और अक्षता छत से नीचे आ गए। अक्षता रवि को बचाने के लिए उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाकर ले आई थी। रवि जब नीचे आया तो देखा कि वहां पर बहुत से लोग आए थे। उसके कॉलेज और क्लास के बजट से लड़के और लड़कियां भी आई हुई थी। रवि के लिए ये अच्छा ही था। अक्षता ने रवि का हाथ पकड़ा और सीढ़ियों से रवि को पार्टी हॉल में लेकर आ गई। हेलो फ्रेंड्स, मुझे आपको किसी से मिलवाना है। ये है रवि, मेरे बॉयफ्रेंड। आप सब लोग इसे जानते ही होंगे, अक्षता ने रवि के हाथों में अपना हाथ डालते हुए कहा। अक्षता की आवाज सुन सभी लड़के और लड़कियां अक्षता और रवि की तरफ मुड़ गए। सब लोगों ने जब रवि को वहां पर देखा तो हैरान रह गए। कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की का बॉयफ्रेंड रवि था। सारे लड़के रवि को जलन भरी नजरों से देख रहे थे और सारी लड़कियां अक्षता को। सब लड़कियों ने देखा कि रवि बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। सबको अक्षता से बहुत ही ज्यादा जलन हो रही थी। तुम दोनों कब GF-BF बन गए? हमने तो पहले कभी तुम्हें यहाँ पर नहीं देखा, एक लड़की ने अक्षता को कहा। बस ऐसा समझो ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, अक्षता ने कहा। अक्षता ये बोलते हुए बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। वो किसी को भी ये नहीं दिखाना चाहती थी कि रवि और उसका रिश्ता बस रवि को बचाने का प्लान है, ताकि किसी को रवि पर शक ना हो। रवि भी सबको मुस्कुराते हुए जवाब दे रहा था। वो अक्षता की एक्टिंग देखकर हैरान था। उसे लगा नहीं था अक्षता इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती है। वैसे रवि तुम बहुत लकी हो, तुम्हें अक्षता जैसी खूबसूरत लड़की मिली है, एक लड़के ने रवि से कहा। और नहीं तो क्या, एक दूसरे लड़के ने कहा। रवि उनकी बातों पर बस मुस्कुराता रहा। उसे पता था कि अक्षता और वो बाहर जाने तक ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। इतने में एक लड़का रवि के पास आया। दिखने में वो भी बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। रवि ने देखा कि उसके साथ कोई लड़की नहीं थी। उसे थोड़ा अजीब लगा। यहाँ पर कपल पार्टी चल रही थी और वो लड़का अकेला आया था। वो रवि के अब लगभग पास आ गया। तो तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़के ने रवि ने पूछा। रवि ने भी उसे आराम से जवाब दिया। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम्हें अक्षता ने कैसे पसंद किया, पर मैं आज अक्षता को प्रपोज करने वाला हूँ। इसलिए मेरे साथ कोई लड़की नहीं है। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। बिना फालतू अपनी बेइज्जती करवा लोगे, उस लड़के ने कहा। ये कहते हुए वो लड़का काफी सीरियस लग रहा था। रवि उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। जब उसने अक्षता से पूछा था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है तो उसने कहा था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर ये लड़का क्या बकवास कर रहा था? क्या अक्षता भी तुमसे प्यार करती है? रवि ने पूछा। रवि की इस बात पर वो लड़का पीला पड़ गया। उसके चेहरे पर अजीब से भाव आने लगे। तुम्हें उससे क्या? मुझे पता है कि अक्षता मुझसे प्यार करती है, बस वो बोल नहीं पाती। अगर मैंने उसे एक बार सामने से प्रपोज कर दिया तो वो मान जाएगी, उस लड़के ने कहा। रवि इस वक्त तक उस लड़के का नाम भी पता कर लिया था। उसका नाम रजत था। वो रवि की क्लास में ही पढ़ता था। रवि को उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि अक्षता तुमसे प्यार करती है पर बोल नहीं पाती है? रवि ने हंसते हुए कहा। रवि को पता था कि अक्षता रजत से प्यार नहीं करती है। ये रजत का एक तरफा प्यार है। रजत रवि के बोलने के टोन से समझ गया कि रवि ये सब उसका मजाक उड़ाते हुए बोल रहा है। रजत को इस बात से गुस्सा आ गया। अक्षता जो रवि और रजत से थोड़ी दूर खड़ी थी, जब उसने देखा कि रवि और रजत दोनों कुछ बातें कर रहे थे तो अक्षता को थोड़ा अजीब लगा। उसे पता था कि रजत उससे प्यार करता था, पर अक्षता के मन में रजत की कोई फीलिंग्स नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है कि अक्षता मुझसे प्यार ना करके तुझसे प्यार करती है? तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने? तुझ जैसे भिखारी से प्यार करेगी अक्षता? रजत गुस्से में रवि को एक तरफ धक्का देते हुए कहा। रजत की बातों में बहुत गुस्सा था।
जब रजत ने रवि को धक्का दिया तो वहां खड़े सभी लोगों ने उसे ये करते हुए देख लिया था। सभी लोग अब रवि और रजत की तरफ देखने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उन्हें इतना जरूर पता था कि ये सब अक्षिता के लिए हो रहा था। रवि ने रजत की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो बस चुपचाप खड़ा था। रवि को इस तरह हंसता हुआ देख रजत का गुस्सा और बढ़ गया। तुझे कुछ ज्यादा ही हंसी आ रही है, तेरी हंसी अभी गायब करता हूँ। यह ए बोलकर वो रवि की तरफ आगे बढ़ने लगा, पर इतने में उन दोनों के बीच में अक्षिता आ गई। वही रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रवि को धक्का देने की, अक्षिता ने रजत से कहा। अक्षिता तुम इसके बीच में मत आओ, मुझे पता है कि तुम रवि ने प्यार का नाटक कर रही हो। असल में तुम मुझसे प्यार करती हो, राहत ने कहा। क्या बकवास कर रहे हो, मैं रवि से प्यार करती हूँ। मैं भला क्यों नाटक करूं, अक्षिता ने कहा। अक्षिता रवि की ऐसे सबके सामने इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकती थी। अक्षिता भले ही रवि से प्यार नहीं करती थी, पर रवि के लिए उसके दिल में थोड़ी सी फीलिंग्स थी। क्या तुम सच बोल रही हो, पर एक दिन में ही तुम्हें इस फटीचे से प्यार हो गया? और मैं जो तुमसे 3 साल से प्यार करता था उसका क्या? और तुम्हें इस फटीचे में ऐसा क्या दिख गया कि तुम इससे प्यार करने लगी, रजत ने कहा। किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? और तुम रवि को फटीचे बोलना बंद करो, वो तुमसे हर चीज में बेहतर है, अक्षिता ने कहा। जब अक्षिता ने ये कहा तो रवि को बहुत बड़ा धक्का लगा। आज तक सभी लोग उसे एक गरीब के अलावा कुछ नहीं मानते थे। सब लोग उसकी गरीबी से उसे जज करते थे, पर अक्षिता ने उसकी गरीबी ना देखकर उसका टैलेंट देखा। उसके नजरों में अक्षिता की और इज्जत बढ़ गई। पर इससे उल्टा रजत अक्षिता की इस बात कर हंसने लगा। अक्षिता तुम्हें सच में लगता है कि रवि मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है? मैं रवि से हर चीज में आगे हूँ, रजत ने कहा। मुझे नहीं लगता, अक्षिता ने कहा। ओ अच्छा तो ठीक है, एक मुकाबला हो जाए मेरे और रवि के बीच में, फिर तुम सब लोग ही डिसाइड करना कि कौन ज्यादा टैलेंटेड है, रजत ने कहा। अब आगे क्या होगा? आखिर किस चीज का मुकाबला होने वाला था रवि और रजत के बीच में? और क्या रवि रक्त को हरा पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट एफएम नॉवल पर। टू बी कंटिन्यूड। CH-73 शूटिंग चैलेंज। रवि और रजत के बीच में अक्षिता को लेकर पंगा हो गया। रवि ने हालांकि कुछ नहीं किया, पर रजत रवि और अक्षिता के एक साथ होने से खुश नहीं था। जब रजत ने रवि को फटीचे कहा तो इस बात से अक्षिता को गुस्सा आ गया। उसने रवि को रजत से हर चीज में आगे बता दिया। इस बात से रजत को गुस्सा आ गया। उसने रवि को चैलेंज दे दिया। तुम्हें लगता है कि रवि मुझसे हर चीज में अच्छा है, तो मेरे और रवि के बीच में एक चैलेंज ही जाए, अपने आप पता चल जाएगा कि कौन बेहतर है, रजत ने कहा। रवि ने अब तक रजत की किसी भी बात को सीरियस नहीं लिया था, और ना ही इस बात को। वो तो बस एक कुर्सी पर बैठकर आराम से पैर पैर मारकर ड्रिंक कर रहा था, जैसे उसे इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पर रजत की इस बात से अक्षिता को बहुत फर्क पड़ा था। रवि उसके साथ आया था और सबकी नजरों में वो अक्षिता को बॉयफ्रेंड था। रवि की इज्जत अक्षिता की इज्जत थी। अगर रवि की बदनामी होती है तो वो अक्षिता की भी बदनामी होती है। ठीक है, रवि तुमसे कम्पीट करेगा। बोलो किस चीज में कम्पीट करना है, अक्षिता ने रवि का हाथ पकड़कर उसे कुर्सी से खड़ा करते हुए कहा। रवि अभी भी बहुत ज्यादा शांत था, जैसे उसे किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता, रवि बोलेगा तो आगे बात होगी, नहीं तो मैं रवि को एक लूजर समझूंगा, रजत ने कहा। अक्षिता ने जब रजत की ये बात सुनी तो वो रवि की तरफ देखने लगी। उसने देखा कि रवि पर रजत की किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। रवि कुछ बोलो भी, क्या तुम रजत के साथ कम्पीट करोगे, अक्षिता ने कहा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, रवि ने नॉर्मली कहा। ओ अच्छा, तो चलो ठीक है। रवि मुझसे कम्पीट करने के लिए मान ही गया। तो ठीक है, मेरे और रवि के बीच में एक गन शूटिंग कंपटीशन हो जाए, रजत ने कहा। रजत की ये बात सुन अक्षिता समेत सभी लड़के और लड़कियां हैरान रह गए। किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि राज्य रवि से गन शूटिंग का चैलेंज करेगा। सब जानते थे कि रजत कॉलेज का सबसे अच्छा शूटर है। उसने कई मेडल शूटिंग में जीते हैं। उसे शूटिंग में रवि नहीं हरा सकता। रवि रजत से नहीं जीत सकता है। रजत, ये क्या बात हुई? एटलीस्ट कोई बराबरी का चैलेंज हो तो कोई बात बने। सब जानते हैं कि ये एक तरफा गेम होगा, अक्षिता ने कहा। तुमने ही तो कहा था किसी भी चीज का चैलेंज दे सकते हो, तो शूटिंग में क्या दिक्कत है? और एक बार रवि भी राय पूछ लो, वो क्या चाहता है। अगर वो मेरा ये चैलेंज नहीं एक्सेप्ट नहीं कर पाता तो वो लूजर ही होगा, रजत ने रवि को उकसाते हुए कहा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान भी थी। लेकिन मुझे एक्सेप्ट है, अक्षिता कुछ बोलती इससे रहे रवि ने उसकी बात को काटते हुए कहा। क्या तुम्हें स्वीकार है? एक बार फिर सोच लो, अक्षिता ने कहा। मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, मैं रजत का चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, रवि ने कहा। रवि, तुम्हें पता है कि रजत कॉलेज का सबसे अच्छा शूटर है, तुम उसे नहीं हरा सकते। तुम्हारा और उसका कोई मुकाबला नहीं, अक्षिता ने कहा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। अक्षिता, तुमने ही अभी कहा था ना कि मैं हर चीज में बेहतर हूँ, तो अब साबित भी तो करना है। और क्या तुमने मेरा शूटिंग का टैलेंट देखा है? तुम फिक्र मत करो, रवि ने कहा और रजत के सामने आकर खड़ा हो गया। तो चलो ठीक है, तुम आखिर मान ही गए। काफी हिम्मत वाले हो, ये जानते हुए भी कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते, तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो।
पर तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बुरी तरह नहीं हराऊंगा, रजत ने कहा और हंसने लगा। कौन किसको हराता है ये तो बाद में पता चल ही जाएगा, अभी के लिए तो तुम्हें अपनी बस प्रिपेयर रहना है, रवि ने कहा। रवि एक बार फिर सोच लो, अभी भी वक्त है, अक्षिता ने कहा। तुम फिक्र मत करो और गेम एंजॉय करो, और मुझे ऑल द बेस्ट बोलो, रवि ने कहा। अक्षिता ने देखा कि रवि काफी कॉन्फिडेंट था। इस बात से अक्षिता को भी तसल्ली मिली, वो भी अब थोड़ी कॉन्फिडेंट लगने लगी। उसने भी रवि को ऑल द बेस्ट कहा। इसके बाद उस हॉल में तो शूटिंग बोर्ड लगा दिए गए, उस पर 1 से 10 तक पॉइंट लगे हुए थे। पॉइंट सकल के रूप में लगे हुए थे, बाहर से अंदर की ओर जैसे जैसे सकल छोटा होता जाएगा पॉइंट भी बढ़ते जाएंगे। इस तरह सेंटर में 10 नंबर का पॉइंट था, जो सबसे ज्यादा पॉइंट वाला सेंटर था। इसके बाद रजत ने गेम के रूल सबको बताना शुरू किया। गेम के रूल काफी सिंपल थे। टोटल 5 राउंड होने वाले थे, जो 5 राउंड में सबसे ज्यादा पॉइंट अर्न करेगा वो जीत जाएगा। इसके बाद 2 गन्स लेकर आई गई। गन्स असली थी पर सेफ्टी के लिए उसमें बुलेट नकली यूज की गई थी। रवि और रजत दोनों ही अब तैयार थे। रजत अपनी जीत को लेकर श्योर था, पर जब उसने रवि का कॉन्फिडेंट चेहरा देखा तो उसे भी रवि पर डाउट होने लगा। वो रवि को हल्के में नहीं लेना चाहता था। रवि को वो इतना अच्छे से नहीं जानता था, इसलिए वो अपना 100% देना चाहता था। सबसे पहले रजत ने गन ली और पॉइंट बोर्ड पर अपना निशाना साधा। उसने सबसे पहला फायर किया। गोली सीधा जाकर 9 वाले सकल पर लगी, मतलब रजत को 9 पॉइंट मिले थे। सबने जब रजत का निशाना देखा तो सब हैरान रह गए। सबने रजत के लिए तालियां बजानी शुरू कर दी। अब बारी रवि की थी। रवि भी अब गन उठाकर निशाना लगाने लगा। अक्षिता रवि को चीयर्स कर रही थी। रवि ने भी फायर कर दिया। सबकी नजरें शूटिंग में पर जा टिकी। अब आगे क्या होगा? क्या रवि ने अच्छे से निशाना लगाया था, या रवि ने जोश जोश में रजत का चैलेंज स्वीकार कर लिया था? क्या रवि जीत पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट FM नॉवल पर। टू बी कंटिन्यूड। CH-74 मूविंग टारगेट। रवि और रजत के बीच में गन शूटिंग का चैलेंज हो गया था। रजत ने पहले शॉट में 9 स्कोर किया था। अब बारी रवि की थी। रवि ने भी निशाना लगाया। सभी की नजरें रवि और स्कोर बोर्ड पर थी। रवि ने फायर किया। सभी की नजरें स्कोर कार्ड पर जा टिकी। रवि ने स्कोर किया था 7। जब रजत ने ये देखा तो वो शॉक हो गया। रवि ने बहुत अच्छा स्कोर किया था, पर वो रजत से अभी भी 2 पॉइंट पीछे था। इस बात से रजत का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया। जब सब लोगों ने देखा कि रजत रवि से आगे था तो सभी राज्य को चीयर्स करने लगे। वो सब लोग रवि के खिलाफ ही थे, कोई भी रवि को पसंद नहीं करता था। चलो एक एक करके शॉट नहीं खेलते हैं, मैं चारों शॉट के साथ खेलता हूँ और तुम्हें एक टारगेट देता हूँ। पर इस बार स्कोर कार्ड एक जगह पर स्थिर नहीं रहेगा, वो दाएं बाएं होता रहेगा और फिर हमें निशाना लगाना है। बोलो मंजूर है? रजत ने कहा। रजत की ये बात सुन सब हैरान रह गए। रवि के लिए सच में ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला था। अगर स्कोर बोर्ड घूमता रहेगा तो रवि के लिए और मुश्किलें आ सकती थी। रजत के लिए तो ये आम बात थी, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल शूटर था। सबको लग रहा था कि रवि इस बार रजत की इस बात को नहीं मानेगा। रजत के मन में भी यही चल रहा था। उसने सोचा कि रवि इससे 2 पॉइंट पीछे है। अगर उसने पहले पूरे राउंड खेलकर रवि को अच्छा स्कोर दे दिया तो वो रवि पर प्रेशर बना सकता था। ठीक है, मुझे मंजूर है, रवि ने कहा। रवि का ये जवाब सुन सभी लोग हैरान रह गए। किसी को भी रवि की ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। सब लोग सोच रहे थे कि रवि पहले की तरह ही खेलना चाहेगा, पर रवि ने तो रजत का ये चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लिया था। सबसे ज्यादा हैरान थी अक्षिता। उसे रवि की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। उसे रवि के दिमाग में क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने एक बार रवि के चेहरे की ओर देखा, रवि बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था, इसलिए अक्षिता ने रवि को कुछ नहीं कहा। वो रवि का मनोबल नहीं गिराना चाहती थी। चलो ठीक है, तुम में हिम्मत तो है। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि एक बार तुक्का लग गया तो बार बार लगता रहेगा? चलते हुए बोर्ड को टारगेट करना बहुत मुश्किल है। ये तुम जैसे बच्चों का खेल नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले ही हार मान लो, बेइज्जती काम होगी, रजत ने रवि का मजाक उड़ाते हुए कहा। वो रवि का कॉन्फिडेंस गिरा देना चाहता था। उसकी फिक्र तुम मत करो, तुम बस अपना देखो और मैं अपना। रिजल्ट आने से पहले इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात नहीं है, रवि ने भी रजत का मजाक उड़ाते हुए कहा। रजत को भी रवि का मजाक करने का तरीका समझ आ गया। उसे गुस्सा बहुत आया पर उसने कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम अपनी बेइज्जती करवाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। चलो उस बोर्ड के नीचे की मशीन चालू कर दो ताकि ये बोर्ड घूम सके, रजत ने अपने एक दोस्त की तरफ इशारा करते हुए कहा। इसके बाद रजत के दोस्त ने मशीन चालू कर दी। मशीन चालू करने के बाद बोर्ड दाएं से बाएं तेजी से घूमने लगा। बोर्ड बहुत तेज गति से घूम रहा था, किसी के लिए भी निशाना लगा पाना बहुत मुश्किल था। रजत ने अपनी गन उठाई और निशाना लगाने के लिए तैयार हो गया। उसने काफी देर तक बोर्ड को घूमते हुए देखा। उसे चारों शॉट एक ही साथ मारने थे, मतलब फाइनल स्कोर चारों शॉट खेलने के बाद ही पता चलने वाले थे। रजत ने अपना दूसरा शॉट खेला। शॉट बोर्ड पर ही जाकर लगा था पर कहाँ किसी को नहीं पता था। रजत ने इसके बाद अपना तीसरा, चौथा और पांचवा शॉट भी खेल लिया। सभी शॉट बोर्ड पर ही जाकर लगे थे। रजत के डॉट ने मशीन को बंद कर दिया ताकि रजत का स्कोर देख सके।
थोड़ी देर बाद जब मशीन बंद हुई तो रजत बोर्ड के पास गया और वो बोर्ड लेकर रवि के पास आ गया। रजत का स्कोर था 8-7-7-6 यानी पहले शॉट को मिलाकर स्कोर किया था 26। अब रवि को अपने बचे हुए 4 शॉट्स में जीतने के लिए 19 स्कोर करना था। ये बहुत ही मुश्किल होने वाला था। रजत जैसे शूटर के लिए भी मूविंग टारगेट को शॉट करना बहुत मुश्किल था। रवि के लिए तो ये और मुश्किल था। एक बार फिर से नया बोर्ड मशीन पर लगाया गया और फिर मशीन को स्टार्ट किया। बोर्ड फिर से तेजी से घूमने लगा। अब बारी थी रवि के निशाना लगाने की। रवि ने भी अपनी गन उठा ली और निशाना लगाने लगा। सभी की नजरें अब रवि पर टिकी थी। अक्षता ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो किसी भी हाल में रवि को हारता हुआ नहीं देख सकती थी। भले वो रवि की गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर रही थी पर उसके मन में रवि के लिए थोड़ी सी फीलिंग्स थी। रवि का अब पूरा ध्यान घूमते हुए बोर्ड की तरफ था। काफी देर तक वो बस बोर्ड को ही देख रहा था। उसने अभी तक निशाना नहीं लगाया था। वो बस बोर्ड को घूमते हुए देख रहा था। काफी देर तक बोर्ड को घूमते हुए देखने के बाद रवि ने अपनी गन उठाई और निशाना लगाने लगा। पर इसके बाद रवि ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो सच में बिना देखे ही निशाना लगा रहा था। जब सब लोगों ने रवि को इस प्रकार देखा तो सबको लगा रवि पागल हो गया है। भला कोई बिना देखे घूमते हुए बोर्ड को निशाना कैसे लगा सकता था। सबकी नजरों में रवि बस एक पागल बन गया था। पर इधर रवि का पूरा ध्यान घूमते हुए बोर्ड ले चलने की आवाज पर था। काफी देर तक आंखें बंद रखने के बाद रवि ने अपनी गन से पहला शॉट लगाया। इसके बाद रवि ने बिना देर किया बाकी के 3 शॉट लगा दिए। अब आगे क्या होगा? क्या रवि ने सही शॉट लगाए थे? क्या रवि जीत जाएगा या सबके सामने अपनी इज्जत गंवा देगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट FM नॉवल पर। टू बी कंटिन्यूड। CH75 एस्केप। रजत ने रवि को जीतने के लिए 4 शॉट्स में 19 का टारगेट दिया था। रवि ने भी अपना अब निशाना लगा दिया। उसने काफी देर तक बोर्ड को घूमते हुए देखा और फिर आंखें बंद करके निशाना लगा दिया। सब लोग रवि को पागल समझ रहे थे पर रवि ने आंख बंद करके निशाना लगा दिया। रवि ने चारों शॉट्स एक साथ आंख बंद करके खेले थे। सबकी नजरें बोर्ड पर टिकी थी। रवि को रजत से जीतने के लिए 19 को करना चाहिए था। सबको लग रहा था कि रवि ने अपने सारे शॉट्स मिस कर दिए हैं क्योंकि उसने आंख बंद करके शॉट्स खेले थे। सबके लिए रजत आराम से जीतता दिख रहा था। थोड़ी देर बाद बोर्ड जो घूम रहा था बंद हो गया। रजत का दोस्त बोर्ड के पास गया और वो बोर्ड लाकर सबके सामने रख दिया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सब उस बोर्ड को ऐसे देख रहे थे जैसे सामने कोई सपना चल रहा हो। सिर्फ रवि शांति से सबके चेहरे को देख रहा था और हंस रहा था। रवि ने स्कोर किया था 38। 4 शॉट्स में 38 यानी 2 शॉट्स 9-9 के और 2 शॉट्स 10-10 के। सबकी सांसें अटक गई थी। भला कोई भी आंख करके इतना परफेक्ट शॉट्स कैसे खेल सकता था। सब रवि को बहुत ही हैरानी से देख रहे थे। अक्षता तो इतनी खुश हो गई कि वो बिना कुछ सोचे रवि से गले जा मिली। उसे इस वक्त ये कुछ नहीं याद था कि वो सिर्फ रवि के गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर रही थी। इधर रवि अभी भी गहरे सदमे में था। उसे अभी तक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अब तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो आसानी से जीत जाएगा। पर यहाँ पर रवि ने उसको बुरी तरह से हरा दिया था। सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी थी। उसके लिए ये शर्मनाक हार थी। ये कैसे हो सकता है? जरूर तुमने चीट किया है। कोई आंख बंद करके भला इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? सच सच बताओ ये कैसे किया? रजत अब गुस्से में कुछ भी बोले जा रहा था। रजत की ये बात सुन वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। भला रजत ऐसी बात कैसे कर सकता था? रवि आखिर कैसे चीट कर सकता था? सबने देखा था कि बोर्ड और गन रजत की थी और बाकी काम रख के दोस्त ने ही किया था। भला रवि कैसे चीट कर सकता था? सबको लग रहा था कि रजत अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है इसलिए कुछ भी बोल रहा है। लेकिन रजत की ये बात अक्षता को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। एक तो रजत ने ही रवि को चैलेंज दिया था और फिर दूसरी तरफ वो अपनी हार एक्सेप्ट ना करके रवि को चीटर बोल रहा था। रजत तुम ये कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे? एक तो तुम बुरी तरह से हार गए हो लेकिन अपनी हार स्वीकार करने की बजाय रवि को चीटर बोल रहे हो। अपनी हार स्वीकार करो, अक्षता ने रजत से कहा। अक्षता की इस बात पर रजत ने कुछ नहीं कहा। वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा अपमानित महसूस कर रहा था। पर उसे रवि पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर उसे पता होता कि रवि इतना अच्छा शूटर है तो वो रवि से कभी ऐसा चैलेंज नहीं करता। उसने तो जोश जोश में अक्षता का दिल जीतने के लिए ये किया था पर क्या पता था कि ये सब उसके लिए उल्टा पड़ जाएगा। वो तो अब अपनी आंख उठाकर किसको देख भी नहीं पा रहा था। वो अपनी चेयर से उठा और गुस्से से सबके बीच से निकलकर बाहर चला गया। उसके पीछे उसके कुछ दोस्त भी बाहर चले गए। इधर रवि अभी भी शांति से अपनी सीट पर बैठा ये सब तमाशा देख रहा था। उसने तो कुछ किया भी नहीं था। रजत ने ही ये सब करने के लिए उकसाया था और वो अब उस पर गुस्सा हो रहा था। उसने जाते हुए रजत पर एक नजर मारी। उसने देखा कि रजत बहुत गुस्से में लग रहा था। इसके बाद अक्षता रवि के पास आ गई। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इतने अच्छे शूटर हो? मैं तो ऐसे ही डर रही थी, अक्षता ने रवि से कहा। रवि ने अक्षता की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। अक्षता ने भी आगे रवि ने कोई सवाल नहीं किया और वापस जाकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करने लगा। रवि को पार्टी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो आराम से बैठकर सबको पार्टी एंजॉय करते हुए देख रहा था।
वो अब यहाँ से जल्द निकलना चाहता था। उसके लिए ये पार्टी ही थी जो उसे वहां से बाहर निकाल सकती थी। कुछ देर बाद सभी की पार्टी खत्म हो गई। अब सभी लोग वहां से एक एक करके जाने लगे। सभी अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए थे और उनके साथ ही जा रहे थे। रवि को ये मौका बहुत अच्छा लगा, पर वो ऐसे अगर अकेला जाता तो वो नजर में आ सकता था। ये जूनों के लिए पार्टी थी और अगर रवि अकेला बाहर जाता तो वो आसानी से सबकी नजरों में आ सकता था। इसलिए वो अक्षिता का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद अक्षिता भी बाहर आ गई। वो भी अक्षिता के साथ साथ चलने लगा। थोड़ी देर बाद वो सब हॉस्टल के गेट के पास आ गए। रवीना ये देखा कि वहां पर वो सभी गुंडे खड़े थे और आने जाने वाले सबको देख रहे थे। रवि को अब उन सबकी नजरों से बचकर जाना बहुत मुश्किल लग रहा था। वो बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ रहा था। रवि ने जब ध्यान से देखा तो पाया कि उन गुंडों का लीडर भी वहीं पर था। अब आगे क्या होगा? क्या रवि वहां से उन गुंडों से बचकर बाहर जा पाएगा? और क्या रवि बाहर जाने के बाद सच का पता लगा पाएगा? और क्या आगे बढ़ पाएगी रवि और अक्षिता की कहानी? जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट एफएम नॉवल पर। टू बी कंटिन्यूड। 76 मैरी क्रिसमस। सबको मैरी क्रिसमस। दोस्तों अभी क्रिसमस पर हॉस्टल से घर आया हुआ हूँ और यहाँ पर नेटवर्क में बहुत इश्यू है, इसलिए कुछ दिन का चैप्टर नहीं लिख पाऊंगा। ये भी मैंने कल लिखकर आज के लिए शेड्यूल किया था, इसलिए आपसे माफी चाहता हूँ। कुछ दिन बाद चैप्टर अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। फिर से इस बात के माफी। होप आप मेरी तकलीफ समझेंगे। वैसे मैं हर रोज कर देता हूँ पर आज नहीं हो पाएगा। थ्रोइंग किसेस थ्रोइंग किसेस थ्रोइंग किसेस थ्रोइंग किसेस थ्रोइंग किसेस। थैंक्स एंड लव यू ऑल। बढ़ता दिल बढ़ता दिल बढ़ता दिल। CH77 फर्स्ट किस। पार्टी खत्म होने के बाद रवि और अक्षिता बाकी लोगों के साथ बाहर आ गए। जब दोनों बाहर आए तो देखा कि उन गुंडों का लीडर वहीं पर था और आने जाने वाले लोगों को अच्छे से देखा रहा था। रवि को संभल कर जाना था। वो यहाँ पर आकर पकड़ा जाना नहीं चाहता था, नहीं तो उसके साथ साथ अक्षिता के लिए भी मुसीबत आ सकती थी। रवि और अक्षिता बाकी लोगों की भीड़ के सहारे आगे बढ़ रहे थे। रवि और अक्षिता दोनों अब गेट के पास आ ही गए थे। दोनों बहुत ही संभल कर चल रहे थे। जब दोनों गेट से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी उस लीडर की नजर रवि पर जा टिकी। रवि ने आज पार्टी के लिए अपने बाल और अपना चेहरा अच्छे से मेकओवर किया था, इसलिए पहली नजर में वो रवि को पहचान नहीं पाया और वो रवि ध्यान से देखने लगा। वो रवि को पहचान पता कि इतने में एक तेज हवा का झोंका आया और अक्षिता का दुपट्टा उड़कर रवि के चेहरे पर आ गया। इससे उस लीडर का ध्यान रवि से हट गया। इतने में रवि गेट को पर करके बाहर आ गया। उस लीडर को लगा कि वो उसका भ्रम था, इसलिए उसने रवि की ओर ध्यान नहीं दिया। रवि और अक्षिता अब हॉस्टल के बाहर आ गए थे, पर अभी भी उन्हें दूसरा वाला गेट पार करना था। उन्हें नहीं पता था कि वहां पर नजर रखने के लिए कोई है या नहीं। रवि ने जब अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाई तो देखा कि वहां पर एक साइकिल पड़ी थी। रवि को अच्छा आइडिया आ गया। उसने सोचा कि अगर वो और अक्षिता दोनों साइकिल पर बैठकर निकल जाए तो कोई नहीं देख पाएगा। उसने वहां पड़ी पब्लिक साइकिल ली और अक्षिता को उसके साथ बैठने के लिए कहा। अक्षिता को कुछ समझ नहीं आया पर वो फिर भी बैठ गई। रवि ने साइकिल चलाई और मेन गेट से बाहर आ गया। उसने देखा कि वहां पर कोई नहीं था। रवि ने साइकिल को मेन गेट से थोड़ा आगे ले जाकर रोक दिया। उसने अक्षिता को साइकिल। पार्टी खत्म होने के बाद रवि और अक्षिता बाकी लोगों के साथ बाहर आ गए। जब दोनों बाहर आए तो देखा कि उन गुंडों का लीडर वहीं पर था और आने जाने वाले लोगों को अच्छे से देखा रहा था। रवि को संभल कर जाना था। वो यहाँ पर आकर पकड़ा जाना नहीं चाहता था, नहीं तो उसके साथ साथ अक्षिता के लिए भी मुसीबत आ सकती थी। रवि और अक्षिता बाकी लोगों की भीड़ के सहारे आगे बढ़ रहे थे। रवि और अक्षिता दोनों अब गेट के पास आ ही गए थे। दोनों बहुत ही संभल कर चल रहे थे। जब दोनों गेट से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी उस लीडर की नजर रवि पर जा टिकी। रवि ने आज पार्टी के लिए अपने बाल और अपना चेहरा अच्छे से मेकओवर किया था, इसलिए पहली नजर में वो रवि को पहचान नहीं पाया और वो रवि ध्यान से देखने लगा। वो रवि को पहचान पता कि इतने में एक तेज हवा का झोंका आया और अक्षिता का दुपट्टा उड़कर रवि के चेहरे पर आ गया। इससे उस लीडर का ध्यान रवि से हट गया। इतने में रवि गेट को पर करके बाहर आ गया। उस लीडर को लगा कि वो उसका भ्रम था, इसलिए उसने रवि की ओर ध्यान नहीं दिया। रवि और अक्षिता अब हॉस्टल के बाहर आ गए थे, पर अभी भी उन्हें दूसरा वाला गेट पार करना था। उन्हें नहीं पता था कि वहां पर नजर रखने के लिए कोई है या नहीं। रवि ने जब अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाई तो देखा कि वहां पर एक साइकिल पड़ी थी। रवि को अच्छा आइडिया आ गया। उसने सोचा कि अगर वो और अक्षिता दोनों साइकिल पर बैठकर निकल जाए तो कोई नहीं देख पाएगा। उसने वहां पड़ी पब्लिक साइकिल ली और अक्षिता को उसके साथ बैठने के लिए कहा। अक्षिता को कुछ समझ नहीं आया पर वो फिर भी बैठ गई। रवि ने साइकिल चलाई और मेन गेट से बाहर आ गया। उसने देखा कि वहां पर कोई नहीं था। रवि ने साइकिल को मेन गेट से थोड़ा आगे ले जाकर रोक दिया। उसने अक्षिता को साइकिल। पार्टी खत्म होने के बाद रवि और अक्षिता बाकी लोगों के साथ बाहर आ गए। जब दोनों बाहर आए तो देखा कि उन गुंडों का लीडर वहीं पर था और आने जाने वाले लोगों को अच्छे से देखा रहा था। रवि को संभल कर जाना था। वो यहाँ पर आकर पकड़ा जाना नहीं चाहता था, नहीं तो उसके साथ साथ अक्षिता के लिए भी मुसीबत आ सकती थी। रवि और अक्षिता बाकी लोगों की भीड़ के सहारे आगे बढ़ रहे थे। रवि और अक्षिता दोनों अब गेट के पास आ ही गए थे। दोनों बहुत ही संभल कर चल रहे थे।
जब दोनों गेट से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी उस लीडर की नजर रवि पर जा टिकी। रवि ने आज पार्टी के लिए अपने बाल और अपना चेहरा अच्छे से मेकओवर किया था, इसलिए पहली नजर में वो रवि को पहचान नहीं पाया और वो रवि ध्यान से देखने लगा। वो रवि को पहचान पता कि इतने में एक तेज हवा का झोंका आया और अक्षिता का दुपट्टा उड़कर रवि के चेहरे पर आ गया। इससे उस लीडर का ध्यान रवि से हट गया। इतने में रवि गेट को पर करके बाहर आ गया। उस लीडर को लगा कि वो उसका भ्रम था, इसलिए उसने रवि की ओर ध्यान नहीं दिया। रवि और अक्षिता अब हॉस्टल के बाहर आ गए थे, पर अभी भी उन्हें दूसरा वाला गेट पार करना था। उन्हें नहीं पता था कि वहां पर नजर रखने के लिए कोई है या नहीं। रवि ने जब अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाई तो देखा कि वहां पर एक साइकिल पड़ी थी। रवि को अच्छा आइडिया आ गया। उसने सोचा कि अगर वो और अक्षिता दोनों साइकिल पर बैठकर निकल जाए तो कोई नहीं देख पाएगा। उसने वहां पड़ी पब्लिक साइकिल ली और अक्षिता को उसके साथ बैठने के लिए कहा। अक्षिता को कुछ समझ नहीं आया, पर वो फिर भी बैठ गई। रवि ने साइकिल चलाई और मेन गेट से बाहर आ गया। उसने देखा कि वहां पर कोई नहीं था। रवि ने साइकिल को मेन गेट से थोड़ा आगे ले जाकर रोक दिया। उसने अक्षिता को साइकिल पार्टी खत्म होने के बाद रवि कर अक्षिता बाकी लोगों के साथ बाहर आ गए। जब दोनों बाहर आए तो देखा कि उन गुंडों का लीडर वहीं पर था और आने जाने वाले लोगों को अच्छे से देखा रहा था। रवि को संभल कर जाना था। वो यहाँ पर आकर पकड़ा जाना नहीं चाहता था, नहीं तो उसके साथ साथ अक्षिता के लिए भी मुसीबत आ सकती थी। रवि और अक्षिता बाकी लोगों की भीड़ के सहारे आगे बढ़ रहे थे। रवि और अक्षिता दोनों अब गेट के पास आ ही गए थे। दोनों बहुत ही संभल कर चल रहे थे। जब दोनों गेट से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी उस लीडर की नजर रवि पर जा टिकी। रवि ने आज पार्टी के लिए अपने बाल और अपना चेहरा अच्छे से मेकओवर किया था, इसलिए पहली नजर में वो रवि को पहचान नहीं पाया और वो रवि ध्यान से देखने लगा। वो रवि को पहचान पता कि इतने में एक तेज हवा का झोंका आया और अक्षिता का दुपट्टा उड़कर रवि के चेहरे पर आ गया। इससे उस लीडर का ध्यान रवि से हट गया। इतने में रवि गेट को पर करके बाहर आ गया। उस लीडर को लगा कि वो उसका भ्रम था, इसलिए उसने रवि की ओर ध्यान नहीं दिया। रवि और अक्षिता अब हॉस्टल के बाहर आ गए थे, पर अभी भी उन्हें दूसरा वाला गेट पार करना था। उन्हें नहीं पता था कि वहां पर नजर रखने के लिए कोई है या नहीं। रवि ने जब अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाई तो देखा कि वहां पर एक साइकिल पड़ी थी। रवि को अच्छा आइडिया आ गया। उसने सोचा कि अगर वो और अक्षिता दोनों साइकिल पर बैठकर निकल जाए तो कोई नहीं देख पाएगा। उसने वहां पड़ी पब्लिक साइकिल ली और अक्षिता को उसके साथ बैठने के लिए कहा। अक्षिता को कुछ समझ नहीं आया, पर वो फिर भी बैठ गई। रवि ने साइकिल चलाई और मेन गेट से बाहर आ गया। उसने देखा कि वहां पर कोई नहीं था। रवि ने साइकिल को मेन गेट से थोड़ा आगे ले जाकर रोक दिया। उसने अक्षिता को साइकिल पार्टी खत्म होने के बाद रवि कर अक्षिता बाकी लोगों के साथ बाहर आ गए। जब दोनों बाहर आए तो देखा कि उन गुंडों का लीडर वहीं पर था और आने जाने वाले लोगों को अच्छे से देखा रहा था। रवि को संभल कर जाना था। वो यहाँ पर आकर पकड़ा जाना नहीं चाहता था, नहीं तो उसके साथ साथ अक्षिता के लिए भी मुसीबत आ सकती थी। रवि और अक्षिता बाकी लोगों की भीड़ के सहारे आगे बढ़ रहे थे। रवि और अक्षिता दोनों अब गेट के पास आ ही गए थे। दोनों बहुत ही संभल कर चल रहे थे। जब दोनों गेट से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी उस लीडर की नजर रवि पर जा टिकी। रवि ने आज पार्टी के लिए अपने बाल और अपना चेहरा अच्छे से मेकओवर किया था, इसलिए पहली नजर में वो रवि को पहचान नहीं पाया और वो रवि ध्यान से देखने लगा। वो रवि को पहचान पता कि इतने में एक तेज हवा का झोंका आया और अक्षिता का दुपट्टा उड़कर रवि के चेहरे पर आ गया। इससे उस लीडर का ध्यान रवि से हट गया। इतने में रवि गेट को पर करके बाहर आ गया। उस लीडर को लगा कि वो उसका भ्रम था, इसलिए उसने रवि की ओर ध्यान नहीं दिया। रवि और अक्षिता अब हॉस्टल के बाहर आ गए थे, पर अभी भी उन्हें दूसरा वाला गेट पार करना था। उन्हें नहीं पता था कि वहां पर नजर रखने के लिए कोई है या नहीं। रवि ने जब अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाई तो देखा कि वहां पर एक साइकिल पड़ी थी। रवि को अच्छा आइडिया आ गया। उसने सोचा कि अगर वो और अक्षिता दोनों साइकिल पर बैठकर निकल जाए तो कोई नहीं देख पाएगा। उसने वहां पड़ी पब्लिक साइकिल ली और अक्षिता को उसके साथ बैठने के लिए कहा। अक्षिता को कुछ समझ नहीं आया, पर वो फिर भी बैठ गई। रवि ने साइकिल चलाई और मेन गेट से बाहर आ गया। उसने देखा कि वहां पर कोई नहीं था। रवि ने साइकिल को मेन गेट से थोड़ा आगे ले जाकर रोक दिया। उसने अक्षिता को साइकिल पार्टी खत्म होने के बाद रवि कर अक्षिता बाकी लोगों के साथ बाहर आ गए। जब दोनों बाहर आए तो देखा कि उन गुंडों का लीडर वहीं पर था और आने जाने वाले लोगों को अच्छे से देखा रहा था। रवि को संभल कर जाना था। वो यहाँ पर आकर पकड़ा जाना नहीं चाहता था, नहीं तो उसके साथ साथ अक्षिता के लिए भी मुसीबत आ सकती थी। रवि और अक्षिता बाकी लोगों की भीड़ के सहारे आगे बढ़ रहे थे। रवि और अक्षिता दोनों अब गेट के पास आ ही गए थे। दोनों बहुत ही संभल कर चल रहे थे। जब दोनों गेट से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी उस लीडर की नजर रवि पर जा टिकी। रवि ने आज पार्टी के लिए अपने बाल और अपना चेहरा अच्छे से मेकओवर किया था, इसलिए पहली नजर में वो रवि को पहचान नहीं पाया और वो रवि ध्यान से देखने लगा। वो रवि को पहचान पता कि इतने में एक तेज हवा का झोंका आया और अक्षिता का दुपट्टा उड़कर रवि के चेहरे पर आ गया। इससे उस लीडर का ध्यान रवि से हट गया। इतने में रवि गेट को पर करके बाहर आ गया। उस लीडर को लगा कि वो उसका भ्रम था, इसलिए उसने रवि की ओर ध्यान नहीं दिया। रवि और अक्षिता अब हॉस्टल के बाहर आ गए थे, पर अभी भी उन्हें दूसरा वाला गेट पार करना था। उन्हें नहीं पता था कि वहां पर नजर रखने के लिए कोई है या नहीं।
रवि ने जब अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाई तो देखा कि वहां पर एक साइकिल पड़ी थी। रवि को अच्छा आइडिया आ गया। उसने सोचा कि अगर वो और अक्षिता दोनों साइकिल पर बैठकर निकल जाए तो कोई नहीं देख पाएगा। उसने वहां पड़ी पब्लिक साइकिल ली और अक्षिता को उसके साथ बैठने के लिए कहा। अक्षिता को कुछ समझ नहीं आया पर वो फिर भी बैठ गई। रवि ने साइकिल चलाई और मेन गेट से बाहर आ गया। उसने देखा कि वहां पर कोई नहीं था। रवि ने साइकिल को मेन गेट से थोड़ा आगे ले जाकर रोक दिया। उसने अक्षिता को साइकिल पार्टी खत्म होने के बाद रवि कर अक्षिता बाकी लोगों के साथ बाहर आ गए। जब दोनों बाहर आए तो देखा कि उन गुंडों का लीडर वहीं पर था और आने जाने वाले लोगों को अच्छे से देखा रहा था। रवि को संभल कर जाना था। वो यहाँ पर आकर पकड़ा जाना नहीं चाहता था, नहीं तो उसके साथ साथ अक्षिता के लिए भी मुसीबत आ सकती थी। रवि और अक्षिता बाकी लोगों की भीड़ के सहारे आगे बढ़ रहे थे। रवि और अक्षिता दोनों अब गेट के पास आ ही गए थे। दोनों बहुत ही संभल कर चल रहे थे। जब दोनों गेट से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी उस लीडर की नजर रवि पर जा टिकी। रवि ने आज पार्टी के लिए अपने बाल और अपना चेहरा अच्छे से मेकओवर किया था, इसलिए पहली नजर में वो रवि को पहचान नहीं पाया और वो रवि ध्यान से देखने लगा। वो रवि को पहचान पाता कि इतने में एक तेज हवा का झोंका आया और अक्षिता का दुपट्टा उड़कर रवि के चेहरे पर आ गया। इससे उस लीडर का ध्यान रवि से हट गया। इतने में रवि गेट को पर करके बाहर आ गया। उस लीडर को लगा कि वो उसका भ्रम था, इसलिए उसने रवि की ओर ध्यान नहीं दिया। रवि और अक्षिता अब हॉस्टल के बाहर आ गए थे, पर अभी भी उन्हें दूसरा वाला गेट पार करना था। उन्हें नहीं पता था कि वहां पर नजर रखने के लिए कोई है या नहीं। रवि ने जब अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाई तो देखा कि वहां पर एक साइकिल पड़ी थी। रवि को अच्छा आइडिया आ गया। उसने सोचा कि अगर वो और अक्षिता दोनों साइकिल पर बैठकर निकल जाए तो कोई नहीं देख पाएगा। उसने वहां पड़ी पब्लिक साइकिल ली और अक्षिता को उसके साथ बैठने के लिए कहा। अक्षिता को कुछ समझ नहीं आया पर वो फिर भी बैठ गई। रवि ने साइकिल चलाई और मेन गेट से बाहर आ गया। उसने देखा कि वहां पर कोई नहीं था। रवि ने साइकिल को मेन गेट से थोड़ा आगे ले जाकर रोक दिया। उसने अक्षिता को साइकिल पार्टी खत्म होने के बाद रवि कर अक्षिता बाकी लोगों के साथ बाहर आ गए। जब दोनों बाहर आए तो देखा कि उन गुंडों का लीडर वहीं पर था और आने जाने वाले लोगों को अच्छे से देखा रहा था। रवि को संभल कर जाना था। वो यहाँ पर आकर पकड़ा जाना नहीं चाहता था, नहीं तो उसके साथ साथ अक्षिता के लिए भी मुसीबत आ सकती थी। रवि और अक्षिता बाकी लोगों की भीड़ के सहारे आगे बढ़ रहे थे। रवि और अक्षिता दोनों अब गेट के पास आ ही गए थे। दोनों बहुत ही संभल कर चल रहे थे। जब दोनों गेट से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी उस लीडर की नजर रवि पर जा टिकी। रवि ने आज पार्टी के लिए अपने बाल और अपना चेहरा अच्छे से मेकओवर किया था, इसलिए पहली नजर में वो रवि को पहचान नहीं पाया और वो रवि ध्यान से देखने लगा। वो रवि को पहचान पाता कि इतने में एक तेज हवा का झोंका आया और अक्षिता का दुपट्टा उड़कर रवि के चेहरे पर आ गया। इससे उस लीडर का ध्यान रवि से हट गया। इतने में रवि गेट को पर करके बाहर आ गया। उस लीडर को लगा कि वो उसका भ्रम था, इसलिए उसने रवि की ओर ध्यान नहीं दिया। रवि और अक्षिता अब हॉस्टल के बाहर आ गए थे, पर अभी भी उन्हें दूसरा वाला गेट पार करना था। उन्हें नहीं पता था कि वहां पर नजर रखने के लिए कोई है या नहीं। रवि ने जब अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाई तो देखा कि वहां पर एक साइकिल पड़ी थी। रवि को अच्छा आइडिया आ गया। उसने सोचा कि अगर वो और अक्षिता दोनों साइकिल पर बैठकर निकल जाए तो कोई नहीं देख पाएगा। उसने वहां पड़ी पब्लिक साइकिल ली और अक्षिता को उसके साथ बैठने के लिए कहा। अक्षिता को कुछ समझ नहीं आए पर वो फिर भी बैठ गई। रवि ने साइकिल चलाई और मेन गेट से बाहर आ गया। उसने देखा कि वहां पर कोई नहीं था। रवि ने साइकिल को मेन गेट से थोड़ा आगे ले जाकर रोक दिया। उसने अक्षिता को साइकिल CH-78 फर्स्ट किस पार्ट 2। रवि और अक्षिता हॉस्टल के गेट से बाहर आ गए थे, पर मेन गेट से बाहर निकलते वक्त उन्हें नहीं पता था कि मेन गेट पर वो गुंडे हैं या नहीं, इसलिए रवि और अक्षिता साइकिल पर बैठकर मेन गेट से बाहर आ गए। रवि ने देखा कि गेट पर कोई नहीं था, तब जाकर उसकी जान में जान आई। रवि ने मेन गेट से थोड़ी दूर आगे साइकिल रोक दी और अक्षिता को उतार दिया। अक्षिता, मेरी इतनी मदद के लिए थैंक यू। अभी पता नहीं मैं तुम्हारा ये एहसान कब चुका पाऊंगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हारी हर मुमकिन सहायता करूंगा, रवि ने अक्षिता से कहा। अरे नहीं रवि, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरे क्लासमेट हो और फ्रेंड्स एक दूसरे की बिना कोई परवाह किए हेल्प करते हैं, अक्षिता ने कहा। अक्षिता की बात सुन रवि हल्का सा मुस्कुरा दिया। चलो ठीक है, मैं अभी चलता हूँ, नहीं तो अगर वो गुंडे आ गए तो और मुसीबत जो जाएगी, रवि ने कहा और अक्षिता को बाय बोलकर साइकिल लेकर वहां से जाने लगा। अक्षिता रवि को पीछे से जाते हुए देख रही थी। उसकी नजरें रवि की जाती हुई साइकिल पर ही थी। वो बहुत ही उदास थी। उसे रवि के साथ बिताया वक्त बहुत अच्छा लगा था। पता नहीं उसे रवि के साथ अलग से फीलिंग्स क्यों आ रही थी। अक्षिता रवि को तब तक देखती रही जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। जब अक्षिता को रवि दिखना बंद हो गया तब अक्षिता अपने मायूस मन के साथ हॉस्टल के गेट की तरफ जाने लगी। पर तभी उसे एहसास हुआ कि उसने रवि को वापस आते हुए देखा है। पहले तो उसे लगा कि ये उसका भ्रम है, पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि रवि सच में वापस आ रहा था। ये देख अक्षिता खुश हो गई, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि रवि वापस क्यों आया था। कुछ देर बाद रवि अक्षिता के बिल्कुल पास आ गया। तुम वापस क्यों आए, कोई काम था क्या? वो गुंडे देख लेंगे तो, अक्षिता ने धीरे से रवि से कहा। मैं एक बहुत जरूरी काम करना तो भूल ही गया, रवि ने कहा।
कौन सा काम? अक्षिता ने पूछा। ये पूछते वक्त अक्षिता थोड़ी कंफ्यूज थी। तुमने तो मेरी मदद की है, तो उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, रवि ने कहा। मैंने कहा ना, दोस्तों में ऐसा नहीं होता। और मैंने एक दोस्त होने के नाते तुम्हारी मदद की है, इसलिए एहसान चुकाने की बात मत करो, अक्षिता ने कहा। नहीं, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है, मैं मेरे दिल से एक चीज तुम्हें देना चाहता हूँ और उसके लिए तुम माना नहीं कर सकती, रवि ने कहा। जब अक्षिता ने देखा कि रवि बहुत प्यार से उसे कुछ दे रहा था तो वो मना नहीं कर पाई। ठीक है, पर क्या है वो चीज? अक्षिता ने कहा। इसके बाद रवि ने अपने गले का वो लॉकेट निकाल लिया तो उसकी बहन का था और जो उसके लिए सबसे कीमती भी था वो निकाला और अक्षिता के गले में डाल दिया। ये क्या कर रहे हो? मैं ये नहीं ले सकती। ये तुम्हें तुम्हारी बहन ने दिया और ये तुम्हारे लिए ये बहुत कीमती है, मैं ये नहीं ले सकती, अक्षिता ने कहा और वो लॉकेट अपने गले से निकालने लगी। अरे नहीं, तुमने मेरी जान बचाई है और इसके बदले में तुम्हें जो कुछ भी दूं बहुत कम है, इसलिए ये तुम मेरी तरफ से दिया एक गिफ्ट समझ के रख लो, रवि ने अक्षिता को रोकते हुए कहा। पर वर कुछ नहीं, ये मैंने अब तुम्हें से दिया है और इसे रखो, रवि ने अक्षिता को आगे कुछ बोलने ही नहीं दिया। अक्षिता इससे आगे कुछ नहीं बोल पाए। तो चलो मैं अभी चलता हूँ, कॉलेज में मिलते हैं, रवि ने कहा। पर अपना ध्यान रखना, वो गुंडे कहीं फिर से। अक्षिता बोलते बोलते रुक गई। अक्षिता ने देखा कि जो आदमी उस दिन हॉस्टल में पुलिस बनकर आया था वो उनकी तरफ कुछ गुंडों के साथ आगे बढ़ रहा था। अक्षिता ने देखा कि उन गुंडों ने अभी तक रवि को नहीं देखा था। रवि पीछे मुड़ने के वाला था कि अक्षिता ने उसे अपनी तरफ कर दिया। रवि अक्षिता को ऐसा करते देख हैरान रह गया। अक्षिता ने देखा कि वो सभी गुंडे उनकी तरफ ही आ रहे थे। उसे अभी कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा कि वो इस तरफ ना आए। वो गुंडे अब इतने पास आ गए थे कि वो अक्षिता को साफ साफ देख सकते थे। अक्षिता को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। उसने बिना कुछ सोचे ही रवि का सिर अपने दोनों हाथों से पकड़ा और अपने होठ रवि के होठों पर टिका दिए और उसे किस करने लगी। रवि अचानक अक्षिता का ऐसा रूप देख डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अक्षिता आखिर क्या कर रही है, पर वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था क्योंकि अक्षिता ने उसे बहुत जोर पकड़ रखा था और उसे अभी भी किस किए जा रही थी। वो रवि को लगातार किस कर रही थी। रवि भी अब अपना कंट्रोल खो रहा था, पर उसने अपने आप को संभाल लिया। इधर अक्षिता के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे ये भी नहीं पता चला कि वो रवि को किस कर रही है। वो बस बार बार अपनी एक आंख से उन गुंडों को देख रही थी। जब उन गुंडों ने देखा कि दो कपल वहां पर किस कर रहे हैं तो उनके पैर भी थम गए। वो बिना रवि और अक्षिता को देखे ही उनके पास से निकलेकर आगे चले गए। जब अक्षिता ने देखा कि वो गुंडे आगे जा चुके थे तब अक्षिता ने रवि को छोड़ दिया। अब आगे क्या होगा? कैसा फील होगा अक्षिता को जब उसे महसूस होगा कि उसने रवि को बचाने के चक्कर में उसे किस कर दिया था? क्या इस कदम से रवि को अक्षिता पास आ पाएंगे? जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट FM नॉवल पर। टू बी कंटिन्यूड। CH79 विष्णु के सवाल। रवि और अक्षिता हॉस्टल से बाहर आए गए। उसके बाद एक बार के लिए रवि वहां से चला गया, पर बाद में वो वापस आ गया और अक्षिता को रवि ने अपनी सबसे कीमती लॉकेट दे दिया जो उसकी बहन का था। इतने में अक्षिता ने देखा कि वही गुंडे रवि और उसकी तरफ आ रहे थे। तो अक्षिता ने उन गुंडों से बचने के लिए रवि को बिना सोचे किस कर दिया। ये देख वो गुंडे वहां से चले गए। जब अक्षिता को एहसास हुआ कि उसने रवि को बचाने के लिए उसे किस कर दिया था तो उसके गाल लाल हो गए। वो रवि से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। उसने बिना कुछ सोचे कि रवि को किस कर लिया था। इधर रवि अभी हैरान था। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। वो जो जैसे जम गया था। वो बस अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। जब अक्षिता ने देखा कि रवि को बहुत बड़ा झटका लगा था तो वो हल्की सी मुस्कुरा उठी। उसने रवि को अपने हाथ के झटके से हिलाया, तब जाकर रवि को होश आया। रवि के तो पसीने छूट गए थे। अक्षिता जब रवि की ये हालत देखी तो वो मन ही मन हंसने लगी। जब रवि को अच्छे से होश आया तो रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो गुंडे जो रवि के पीछे पड़े थे वो उसके पीछे ही थे और वहां से जा रहे थे। रवि को समझने में देर नहीं लगी कि आखिर अक्षिता ने ऐसा क्या किया था। अक्षिता ने ये सब उसे बचाने के लिए किया था। सच में अक्षिता रवि को बचाने के लिए कि किसी भी हद तक जा सकती थी। ये रवि को पता चला। मैं अब चलता हूँ, कहीं वो वापस ना आ जाए, और कल कॉलेज कैंटीन में मिलते हैं। रवि ने अक्षिता को बाय कहा और वहां से चला गया। अक्षिता काफी देर तक रही पर खड़ी कुछ सोचती रही और फिर वहां से चली गई। इधर रवि अपनी हॉस्टल में वापस आ गया। रवि ने देखा कि वहां पर विष्णु पहले से ही था। रवि बहुत थक चुका था, वो आते ही बेड पर लेट गया। रवि तू आ गया, कहाँ था इतने दिनों से? हम तुझे कब से खोज रहे थे। तू न तो कॉलेज आ रहा था और न ही फोन उठा रहा था। विष्णु ने जब रवि को देखा तो आते ही सवालों झड़ी लगा दी। अरे यार, इतने सवाल? मैं बेंगलोर गया हुआ था, किसी काम से तो नहीं आ पाया कॉलेज, रवि ने बहाना बनाते हुए कहा। वो विष्णु को ये सच नहीं बता सकता था कि उस पर गुंडों ने हमला किया था। नहीं तो विष्णु और ज्यादा सवाल पूछता। तो फोन तो कर देना चाहिए था, विष्णु ने कहा। वो मैं रवि की बोलते बोलते अचानक चीख निकल पड़ी। रवि को जो गोली लगी थी वो घाव अब रवि को बहुत दर्द से रहा था। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? कहीं चोट लगी है क्या? दिखाना तो जरा, विष्णु ने आगे बढ़कर कहा। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, वो तो बस मैं बहुत थक गया तो थोड़ी कमर अटक गई, बाकी कुछ नहीं। अब तुम सो जाओ, मुझे भी आराम करना है, रवि ने कहा। रवि विष्णु को ये नहीं बता सकता था कि उसे गोली लगी हुई है।
इससे विष्णु पैनिक कर सकता था। ठीक है, पर कोई मदद चाहिए तो जरूर बताना। मैं यही हूँ, विष्णु ने कहा। ठीक है, रवि ने कहा। इसके विष्णु अपने बेड पर जाकर सो गया। लेकिन इधर रवि जो अपने बेड पर लेटा हुआ था उसकी आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। वो बस यही सोच रहा था कि उस पर आखिर किसने हमला करवाया था और आखिर उसके परिवार ने उसकी मदद क्यों नहीं की। उसके बॉडीगार्ड कहाँ थे और अब तक उसके परिवार की तरफ से कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया गया। रवि ये सब सोच सोचकर ही परेशान हो रहा था। उसके लिए इन सभी सवालों के जवाब जानना जरूरी था। रवि को उस आदमी को खोजना था जो इस साजिश के पीछे मास्टरमाइंड था। रवि को पता था कि जिसने भी उस पर हमला किया था वो कोई बहुत ही बड़ा और पावरफुल आदमी था। वो जो भी था उसकी असली पहचान जानता था और ये जानते हुए भी उसने उस पर हमला किया। रवि के लिए उसको खोजना बहुत जरूरी था, नहीं तो वो फिर से उस पर हमला कर सकते थे। उसने अब सोच लिया था कि आगे उसे क्या करना है। उसने सोच लिया था कि वो सबसे पहले अंसारी से मिलकर इस पूरे मामले को समझेंगे, इसके बाद जो भी करना है सोच समझकर करना होगा। ये सोचते सोचते रवि को नींद भी आ गई। अगली सुबह रवि बहुत देर से जागा। कल रात से बहुत थका होने की वजह से विष्णु ने उसे जल्दी नहीं उठाया था। रवि अब तैयार होकर पहले अंसारी के पास जाने का प्लान बना चुका था। पर अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने सोचा कि अंसारी के पास जाने से पहले उसे करण के पास जाना चाहिए। करण उसकी मदद जरूर करेगा, क्योंकि रवि ने उसकी जान बचाई थी और करण ने उसकी हर हालत में मदद करने का वादा किया था। रवि को पता था कि करण इस शहर का बहुत ही जाना माना आदमी है और उसकी पहुंच दूर तक है। रवि अब अपने परिवार को इस मैटर में नहीं लाना चाहता था। वो उसको अपने दम पर सॉल्व करना चाहता था। इसके लिए उसे करण जैसे आदमी की जरूरत थी। रवि को करण पर पूरा भरोसा था। रवि को करण पहली नजर में ही बहुत अच्छा आदमी लगा था। इसलिए उसने गरिमा को बोलकर करण के साथ उसकी मीटिंग फिक्स करवा दी थी, ताकि वो करण से दोस्ती कर सके और उसकी गलतफहमी भी दूर कर सके। अब आगे क्या होगा? क्या करण करेगा रवि की मदद? क्या रवि जान पाएगा कि कौन है इस साजिश के पीछे? जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट एफएम नॉवल पर। CHAT अक्षिता का फोन। रवि ने करण ने मदद लेने का प्लान बना लिया था। वो उस पर हुई हमले का सच जानना चाहता था, इसलिए रवि को लगा कि करण उसकी मदद जरूर करेगा। पर रवि के पास इस वक्त करण से कांटेक्ट करने के लिए उसके नंबर नहीं था और ना ही रवि करण के घर का एड्रेस जानता था। लेकिन रवि को याद आया उसके पास गरिमा का नंबर था। वो गरिमा के माध्यम से करण से मिल सकता था। उसने अपना फोन निकला और गरिमा को फोन लगाने के लिए जैसे ही अपना फोन उठाया उसने देखा उसके पास किसी अनजान नंबर कॉल आ रहा था। रवि ने फोन उठा लिया। हेलो, कौन? रवि बोल रहे हो? सामने से एक मीठी से आवाज आई। हाँ, मैं रवि ही बोल रहा हूँ। तुम? रवि ने पूछा। अरे ये क्या बात हुई? तुम मुझे नहीं जानते, इतनी मदद का ये फल? मैंने सोचा था कि तुम मेरी आवाज सुनते ही मुझे पहचान लोगे, सामने से उस आवाज ने कहा। रवि ने जब ध्यान से उस आवाज को सुना और उसकी बात को सुना तब रवि को समझ आया कि वो आवाज अक्षिता की थी। रवि को समझ नहीं आया कि वो अक्षिता की आवाज को कैसे नहीं पहचान पाया। सॉरी, वो मैं थोड़ा सॉरी बाद में बोलना, पहले ये बताओ कि तुम कहाँ पर हो? अक्षिता ने रवि की बात को बीच में ही काटते हुए कहा। मैं अभी हॉस्टल में ही हूँ। क्यों, कोई काम था क्या? रवि ने पूछा। क्या काम था क्या? तुम्हें याद नहीं कि तुमने कहा था कि तुम कल कॉलेज कैंटीन में मिलोगे? पर यहाँ पर तो तुम कहीं नहीं दिख रहे हो, अक्षिता ने कहा। रवि ने अक्षिता की ये बात सुन अपनी जीभ अपने दांतों तले दबा दी। उसे अभी याद आया कि उसने अक्षिता से मिलने के बारे में कहा था और वो ये बात की भूल सकता है। अब रवि ने सोचा कि अगर अक्षिता कैंटीन में उससे मिलने के लिए आई हुई थी तो उसे उससे मिल लेना चाहिए। उसने सोचा कि वो करण से कल भी बात कर सकता था। अगर वो आज अक्षिता से मिलने के लिए नहीं गया तो उसको बहुत बुरा लगाता था। ठीक है, मैं आता हूँ, तुम मेरे वहीं पर इंतजार करो, रवि ने कहा। नहीं, कैंटीन मत आओ, हम किसी अच्छी जगह खाना खाने चलेंगे। मैं एक पता सेंड करती हूँ, तुम वहां पर आ जाओ, अक्षिता ने कहा और फोन रख दिया। इसके बाद रवि से जल्दी से तैयार हुआ और टैक्सी लेकर उसकी अक्षिता के दिए हुए पते पर आ गया। उसने टैक्सी वाले को किराया दिया और रेस्टोरेंट के अंदर आ गया। उसने अपनी नजरें रेस्टोरेंट की सभी टेबल्स पर घुमाई। उसकी नजर आखिर में जाकर अक्षिता की टेबल पर जा टकराई। रवि अब सीधा अक्षिता के टेबल के पास आ गया। उसने देखा कि अक्षिता ने कॉलेज की ड्रेस पहन रखी थी। उसमें वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। रवि ने जब अक्षिता के चेहरे की ओर देखा तो पाया कि अक्षिता आज बिना मेकअप के थी और उसमें उसकी खूबसूरती और निखर गई थी। वो बिना मेकअप के और ज्यादा अच्छी लग रही थी। रवि की नजरें तो अक्षिता के खूबसूरत चेहरे से हटी नहीं रही थी। लेकिन किसी तरह रवि ने अपने आप को संभाला और अक्षिता के सामने वाली टेबल पर बैठ गया। हाय, तुम आ गए, अक्षिता ने कहा। रवि ने अक्षिता की बात का सिर्फ अपना सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। क्या खाओगे? अक्षिता ने रवि से पूछा। जो तुम ऑर्डर करो, रवि ने कहा। तो ठीक है, कुछ इटालियन खाना हो जाए, अक्षिता ने रवि ने पूछा। हाँ चलेगा, रवि ने कहा। इसके बाद अक्षिता ने वेटर को बुलाया और अपना ऑर्डर लिखवा दिया। वेटर खाना लाने के लिए चला गया। वैसे तुम आज कॉलेज क्यों नहीं आए? अक्षिता ने पूछा। वो कोई काम आ गया था तो नहीं आ पाया, रवि ने कहा। वो गुंडे कहीं फिर से तुम्हारे पीछे तो नहीं आए? अक्षिता ने पूछा। नहीं आए अभी तक तो, रवि ने कहा। और तुमने पता लगाया कि वो कौन थे? अक्षिता ने पूछा। नहीं, पर जल्द ही पता लगा लूंगा, रवि ने कहा।
इतने में वेटर खाना लेकर आ गया। रवि ने देखा कि अक्षिता ने बहुत सारा खाना ऑर्डर किया था। पिज्जा, रेड सॉस पास्ता, रेवियोली आदि और भी कई इटालियन खाना ऑर्डर दिया था। रवि की तो खाने की खुशबू से ही मुंह में पानी आने लगा था। उससे अभी रहा नहीं जा रहा था। इसके बाद वेटर ने रवि और अक्षिता को खाना उनकी टेबल पर परोस दिया। रवि और अक्षिता ने खाना शुरू कर दिए। काफी देर तक उन दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुई। दोनों आराम से अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। फिर अक्षिता ने छुपी तोड़नी चाहिए। रवि, वैसे क्या तुम कुछ दिनों के लिए फ्री हो? अक्षिता ने पूछा। रवि अक्षिता की ये बात सुन उसकी सोचने लगा। नहीं, मैं तो फ्री ही हूँ। क्या कोई काम था क्या? रवि ने पूछा। वो दरअसल अगर तुम 4 दिनों के लिए फ्री हो तो एक छोटा सा काम था, अक्षिता ने कहा। हाँ, जो काम बोलो वो कर दूंगा। तुमने मेरी इतनी हेल्प की तो तुम्हारे लिए कुछ भी, रवि ने कहा। अक्षिता रवि का ये जवाब सुन बहुत खुश हो गई। उसे लगा नहीं था कि रवि सच में मान जाएगा। वैसे क्या काम था? रवि ने पूछा। दरअसल 3 दिन बाद मेरी बहन की शादी है और उसमें मुझे भी जाना है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अक्षिता ने कहा। हाँ, चल सकता हूँ, इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है? रवि ने कहा। रवि की ये बात सुन अक्षिता बहुत खुश हो गई। उसे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि रवि इतनी आसानी से मान गया। लेकिन मैं ही क्यों, और तुम्हें मुझे साथ क्यों लेकर जाना है? तुम अकेली भी तो जा सकती हो, रवि ने पूछा। रवि की ये बात सुन अक्षिता का चेहरा अचानक से पीला पड़ गया। उसके पास रवि के इस सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। अब आगे क्या होगा? क्यों ले जाना चाहती थी अक्षिता रवि को उसकी बहन की शादी में? और क्या रवि असली कारण जान लेने के बाद भी अक्षिता के साथ में जाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट एफएम नॉवल पर। टू बी कंटिन्यूड। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी सीक्रेट मिलियनेयर। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर हमारे कहानी में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करें। और अगर आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।